हेलो एस्पिरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक में हम 30 सितंबर की हमारी जो महत्वपूर्ण सुर्खियां रही हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज कौन सी खबरें हैं जिनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारी 6 महत्वपूर्ण न्यूज़ है, उसमें से पहली न्यूज़ होगी हमारी हाल ही में अमेरिका के द्वारा इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष को खत्म करने के लिए एक 20 सूत्री योजना प्रस्तुत की गई है, उसकी बात करेंगे। एनसीआरबी ने भारत में अपराध रिपोर्ट 2023 जारी करी है, उसके बारे में बात करेंगे। जो एसडीजी लक्ष्य जो अपनाए गए थे 2015 में, उनको 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2030 का टारगेट रखा रखा गया है, तो उनके बारे में बात करेंगे कि वास्तव में क्या है। एनसीआरबी ने ही एक डाटा और निकाला कि जेल सांख्यिकी यानी कि भारत में जो प्रिजन्स हैं, जेल हैं, उनकी स्थिति क्या है, कैसे उनमें ओवर क्राउडिंग है, सरकार क्या प्रयास कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। भारत में जो पशुधन क्षेत्र है, उसकी समस्याएं क्या है, सरकार क्या प्रयास कर रही है और क्या सुझाव दे सकते हैं पशुधन क्षेत्र के लिए, वो बात करेंगे। साथ साथ में नगोया प्रोटोकॉल के तहत पहुंच और लाभ साझाकरण तंत्र जो है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में यूपीएससी ने सवाल भी पूछा हुआ है कभी। संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में भी कुछ बात करेंगे, जैसे कि पोस्टल बैलेट के बारे में देखेंगे, किस किस को अनुमति है, क्या इसकी कानूनी संरचना है। सहयोग पोर्टल के बारे में बात करेंगे। वासेनार अरेंजमेंट की बात करेंगे, जिसका सदस्य भारत 2017 में बना था। अनंत शस्त्र एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी बात करी जा रही है भारत में, थल सेना ने ऑर्डर दिया है बीईएल को कि आप हमारे लिए बनाइए, उसकी बात करेंगे। नॉर्दर्न वाइट राइनो जो है, जो कि मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं, उसकी बात करेंगे। बथुकम्मा महोत्सव, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, उसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। साथ साथ में सुर्खियों में रहा हुआ एक हमारा स्थल है, जो कि वियतनाम, जिसकी राजधानी हनोई, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी बात करेंगे कि इसकी प्राकृतिक स्थिति क्या है, कि कौन कौन सी इसकी जलीय सीमा है और कौन कौन सी इसकी स्थलीय सीमा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की। आज की हमारी पहली मुख्य खबर है, जो गाजा में संघर्ष चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, उसको खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा एक 20 सूत्री योजना जो है, उसको लॉन्च किया गया और जो इजराइल है उसने भी उसके लिए हामी भरी है। अब ये प्रस्ताव जो है वो हमास के पास जाएगा और हमास इसके ऊपर हाँ बोलता है, ना बोलता है, या क्या स्थिति रहती है, ये आने वाले टाइम की बात होगी। तो इस न्यूज़ में हम लोग बात करेंगे कि वो 20 सूत्री योजना में से क्या प्रमुख बिंदु शामिल किए गए हैं। साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो ऐतिहासिक विवाद रहा है, उसके कुछ बिंदुओं को जानेंगे। अब अगर इस न्यूज़ की बात करी जाए तो देखिए, इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उसको चलते चलते लगभग 2 साल हो चुके हैं। अब जो लड़ाई वो है हर महीने हर पल पल बदल रही है। अब ये नया समझौता आया है, एक योजना है 20 सूत्री योजना। अब इस योजना के ऊपर कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है, ये भविष्य की गर्त में। परंतु एक जो मुख्य बात है जो हमें ध्यान रखने वाली, कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो मुख्य बिंदु हैं जो झगड़े के, वो वास्तव में क्या है। बाकी हो सकता है कि आप जब तक एग्जाम दे रहे होंगे, आप जब तक मेंस लिखेंगे, तो ये चीज़ें वापस से चेंज भी हो सकती है तत्कालिक रूप से। तो ये हमारे लिए आईआर जो है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। और भारत की इसमें क्या भूमिका है, तो भारत ने भी जो ये 20 सूत्री योजना आई है, तो भारत के प्रधानमंत्री उन्होंने भी ट्वीट करके बोला है कि ये गाजा में शांति स्थापित करने के लिए एक बढ़िया योजना है, और अमेरिकी राष्ट्रपति को उसके लिए धन्यवाद दिया। विश्व के विभिन्न नेताओं ने इसी बात करी कि ये एक योजना है जो गाजा में स्थायी शांति ला सकती है। तो देखते हैं वास्तव में इसमें क्या है योजना में। तो देखिए, जो ये योजना है उसके मुख्य बिंदुओं की सबसे पहले बात करें तो पहला ये है कि चरमपंथ से मुक्ति, यानी कि गाजा जो है, गाजा का जो क्षेत्र है, हमें उसको आतंक मुक्त मुक्त बनाना है। ऐसी इस 20 सूत्री जो योजना है, शांति योजना, उसमें बात की गई है। यानी कि कहीं ना कहीं इस पे ये बात की जा रही है कि जो हमास है वो अपने हथियार डाल दे, क्योंकि हमास को बहुत सारे जो देश है वो एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। तो उनका मानना ये है कि हमास जो है, इस गाजा की जो लड़ाई चल रही है और गाजा में जो हमास का प्रशासन एक तरह से चल रहा है, तो हमास जो है अपने युद्ध के हथियार डाल दे। अगला इसमें बात करी गई है कि सभी सैन्य कार्रवाइयां, चाहे वो हमास की ओर से हो रही हो या फिर इजराइल की ओर से हो रही हो, सभी की सभी सैन्य कार्रवाइयां हैं, उनका निलंबन, मतलब उनको रोक देना है पूरी तरह से। ठीक है। एक ये कि जो अलग अलग धार्मिक समुदाय उस क्षेत्र में रहते हैं, उनके बीच में एक तरह से टॉलरेंस हो, शांतिपूर्ण एक दूसरे के बीच में संवाद हो, ऐसी बात इसमें की गई है। ये एक बोल बच्चन वाली बात होगी, है ना। ये सभी में की जाती है, सारे शांति समझौतों में ऐसी बात होती है कि जो विभिन्न समुदाय होंगे उनके बीच में संवाद जारी रखा जाना चाहिए, शांतिपूर्ण सहिष्णुता के आधार पर। जैसे कि दो देशों के बीच में अगर लड़ाई होती है कभी, तो बात सेम की जाती है कि हम परस्पर एक दूसरे का सम्मान करेंगे, शांतिपूर्ण बात करेंगे और
बार बार डायलॉग मेंटेन करते रहे। तो एक बात ये भी की गई। अब संप्रभुता ये, तो देखिए गाजा में एक इजराइल की योजना इजराइल बना रहा था कि वो पूरी गाजा सिटी पर कब्जा करना चाहता था, कि गाजा से जो फिलिस्तीन के लोग रहते हैं उनको निकाल कर गाजा सिटी पे कब्जा करना, साथ साथ में जो वेस्ट बैंक का इलाका है उस पर भी कब्जा करना। तो अब ये बात, इस ये जो योजना है, ये शांति योजना, इसमें ये की गई कि इजराइल जो है वो गाजा और वेस्ट बैंक पर कोई कब्जा नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा मना कर दिया कि गाजा पर इजराइल का कोई कब्जा नहीं होगा। अब वो जो क्षेत्र है, देखिए कुछ आंकड़े ऐसे आते हैं कि वहां पर भारी तबाही हुई है। इजराइल ने जो वॉर लड़ा है उसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, और बहुत सारे संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देश ऐसा मानते हैं कि इजराइल ने वहां पर नरसंहार किया है। लगभग 2 साल की लड़ाई में ऐसा माना जाता है कि 60,000 प्लस लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बहुत सारी ज्यादा संख्या में बच्चे भी हैं। तो ये है कि वो जो पूरा क्षेत्र है एक तरह से वो बर्बाद हो चुका है, गाजा सिटी का अधिकांश एरिया। तो अब उस जो एरिया की उसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी। तो ये है कि वहां पर पुनर्निर्माण किया जाएगा उस आर्थिक क्षेत्र का, या फिर वहां पे जो बिल्डिंगें जो भी ध्वस्त हो चुकी है, हॉस्पिटल जो हो गए हैं, उस गाजा के उस क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया जाएगा। ऐसी बात इस समझौते में की गई है। अब जैसे वही एक बार बात हो गई, ये इसी से रिलेटेड है कि गाजा पर कब्जा नहीं करेगा इसराइल। तो यही मतलब है कि गाजा पर गाजा में जो निवासी रहे हैं उनको जबरदस्ती इसराइल बेदखल नहीं करेगा। ये कुछ मुख्य बातें जो इस समझौते में की गई है। अब देखिए समझौता, अभी तो इसराइल और अमेरिका ने माना है इसको कि हाँ ऐसा हम लोग करने वाले हैं। अभी हमास के पास जाएगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है ये भविष्य की बात है। परंतु हाँ, एक ये बढ़िया योजना है। इसमें एक बात ये भी की गई है कि जितने भी इसराइल के युद्ध बंदी हैं, जो कि इसराइल के जो लोग बंदी बना रखे हमास ने, लगभग माना जा रहा है कि 20 लोग हैं जो जिंदा बचे हैं। उन 20 लोगों को हमास रिलीज करेगा। साथ साथ में 20 लोग, ऐसा मानना है कि 20 लोग और हैं हमास के कब्जे में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके शव भी हमास जो है वो इसराइल को वापस करेगा। ऐसी इसमें बात की गई, और युद्ध तत्काल रूप से रोक देना है, ऐसी इस समझौते में बात की गई है। तो देखते हैं क्या है। देखिए वर्तमान संघर्ष की अगर थोड़ी सी बात करी जाए, तो देखिए 2023 में ऐसा हुआ था कि हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म जो था उसके तहत इसराइल के जो क्षेत्र है उस पर आक्रमण कर दिया था। वो बहुत सारे पैराशूट लेके एक तरह से इसराइल के क्षेत्रों में घुस गए थे, और लगभग उस टाइम पे 1200 इसराइलियों की मौत हो गई थी। और ऐसा आंकड़ा है कि लगभग 300-400 लोगों को उन लोगों ने युद्ध बंदी बना लिया था। देखिए ये एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास है नहीं, वैसे 300-400 हम लोग ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं कितने लोगों को बंदी बना लिया था। अब बंदी इसलिए बना लिया था कि आने वाले टाइम पे जब इसराइल हमला करेगा हमास के ऊपर या गाजा सिटी के ऊपर, तो इन बंदों को एक तरह से ढाल के रूप में उपयोग किया जा सके। जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा, हीरो जो होता है अगर वो हीरोइन को बचा रहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि किसी न किसी आदमी को ढाल बना लेते हैं जो भी विलन होता है। तो उसी प्रकार का है ना। तो ये बात हुई। अब कुछ ऐतिहासिक कारण जानते हैं कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष के क्या कारण है। तो देखिए प्रमुख कारण जो है वो इसराइल के निर्माण में ही रखा हुआ है। इसराइल का जिस तरह से निर्माण किया गया उस इलाके में, फिलिस्तीन के इलाके में, वो ही अपने आप में बहुत ज़्यादा विवादास्पद है। तो पहली बात ये हुई कि 1917 में बाल्फोर घोषणा पत्र आया। देखिए ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास का बात चल रहा है। बाल्फोर जो है उस टाइम पे ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनके द्वारा ये पूरा ड्राफ्ट बनाया गया था। तो इसलिए उनका नाम इस योजना का घोषणा पत्र का नाम रखा है बाल्फोर घोषणा पत्र। इसके तहत क्या किया गया कि जो फिलिस्तीन का क्षेत्र था जहां पे वर्तमान में इसराइल है, उसमें यह बात की गई कि यहूदी लोग जो हैं उनके लिए एक नेशनल होम की स्थापना की जाएगी। ऐसा बात किया गया बाल्फोर घोषणा पत्र में, ठीक है। और ब्रिटेन ने इसको समर्थन दिया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ब्रिटेन जो है, अभी जैसे एक अमेरिका महाशक्ति है तो उस टाइम पे ब्रिटेन महाशक्ति हुआ करता था। यानी कि ब्रिटेन ने जो बात बोल दी वो वैश्विक स्तर पर मान्य हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ब्रिटेन ने बोला कि फिलिस्तीन लोग यहूदी जो लोग हैं उनके लिए फिलिस्तीन में एक क्षेत्र बसाया जाएगा। ऐसी बात की गई बाल्फोर घोषणा पत्र से। अब आप ये समझिए कि आपका घर है, आप वहां पे रह रहे हैं, कल से आपको कोई एक आपके एरिया का बड़ा सा गुंडा या फिर कोई नेता आके बोल दे कि आपके घर में कल से ये इंसान रहेगा, तो वहाँ के आप जो लोग हैं, वहाँ के लोगों में स्थानीय जो लोग हैं, उनमें एक तरह से क्या होगा, रोष तो आएगा ही सही। तो ये सेम हुआ कि जब फिलिस्तीन का जो क्षेत्र था उसमें यहूदी लोगों को जबरन बसाया जा रहा था,
तो वहाँ जो आसपास के जो अरब कंट्रीज थे उनमें इस बात को लेके रोष था कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, है ना। परंतु ब्रिटेन ने ये बात बोली थी तो बहुत ज़्यादा विरोध उस टाइम पे हो नहीं पाया। फिर ये हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1947 में फिलिस्तीन को अरब और यहूदियों के बीच विभाजित कर, अरब तो मतलब ऑलरेडी जो वहां के लोग रह रहे हैं, यहूदी मतलब जो इंग्लैंड ने जिसकी घोषणा करी है। तो एक प्रस्ताव रखा गया 1947 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र में कि फिलिस्तीन के दो एरिया किए जाएंगे, उसमें से एक इसराइल का होगा, एक फिलिस्तीन का होगा। तो ये हुआ कि 1948 में वैश्विक पटल पर एक इसराइल नाम का देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई या फिर उसको बसाया गया वहां पे। अब जो अरब जो लोग थे वहां पे, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे, उन्होंने इस योजना को शुरू में ही नकार दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा। और शुरुआत में यही हुआ कि अरब और इसराइल के बीच में बहुत ज़्यादा वॉर लड़े गए और इसराइल जो है उसको मान्यता अरब कंट्री ने प्रदान भी नहीं करी शुरुआत में, है ना। और उनके बीच में बहुत सारे युद्ध हुए, परंतु जितने भी युद्ध थे वो एक तरह से इसराइल जीतता गया, कहीं ना कहीं अमेरिका के सपोर्ट से और पश्चिमी देशों के सपोर्ट से। आगे देखते हैं क्या, जैसे कि एक बड़ी वॉर होती है जिसमें लगभग 6-7 अरब देश रहते हैं और एक साइड इसराइल रहते हैं, परंतु इसराइल फिर भी जीत जाता है। 1967 का मध्य पूर्व का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ इस युद्ध के माध्यम से कि इसराइल इतना आगे बढ़ गया इस युद्ध में कि उसने जो पश्चिमी तट था, गाजा था और पूर्वी यरूशलेम, यरूशलेम एक एक पवित्र स्थान माना जाता है यहूदियों के लिए भी और मुस्लिमों के लिए भी। लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी जो लोग थे या क्षेत्र था वहां का पूरा, वो इसराइल के नियंत्रण में आ गया। परंतु फिर ये हुआ कि कुछ एरिया को नियंत्रण छोड़ दिया गया था वहां पे फिलिस्तीनी लोगों के लिए। फिर एक युद्ध हुआ 1973 में जिसको बोलते हैं योम किप्पुर या फिर रमजान युद्ध। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 1978 में एक समझौता हुआ, उसको बोलते हैं कैंप डेविड समझौता। ये समझौता अगर आप इसराइल और फिलिस्तीन का कोई भी घटनाक्रम अगर पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में तो ये समझौता बार बार आएगा, कैंप डेविड समझौता। तो इसके ये तहत ये हुआ कि कहीं ना कहीं देखिए एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था जो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो अभी हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो पहला कार्यकाल था उनमें उन्होंने एक लागू करवाया था अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से ये किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो आसपास की कंट्रीज हैं इसराइल की, वो इसराइल को मान्यता प्रदान करें कि इसराइल भी एक देश है, जो कि उन्होंने प्रदान नहीं करी थी। और अरब कंट्रीज जो हैं वो इसराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करें। तो ये जो समझौता था 1978 में कैंप डेविड समझौता, इसके तहत ये बोला गया कि अरब जो देश है वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्र के रूप में इसराइल को मान्यता प्रदान करे और आने वाले टाइम में बात करी जाएगी कि फिलिस्तीन के लिए क्या किया जा सकता है, ऐसा ही समझौते में बोला गया। अब ये था कि 1979 में एक सिनाई प्रायद्वीप है जो कि ज्योग्राफी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण रहता है, न्यूज में आता रहता है। ये सिनाई प्रायद्वीप पर किसने कब्जा कर लिया था? इसराइल ने कब्जा कर लिया था। तो फिर ये समझौते के तहत ये बात हुई कि जो सिनाई प्रायद्वीप है वो वापस से मिस्र को लौटा दिया जाएगा और ये मिस्र का हुआ। और वर्तमान में देखा जाए तो समग्र नियंत्रण जो इस क्षेत्र पर है सिनाई प्रायद्वीप वाले पे, वो मिस्र का है। तो और उसके बाद से बीच बीच में कहीं ना कहीं फिलिस्तीन हमास, फिर एक हमास नामक संस्था का गठन हुआ जो कि हथियारबंद तरीके से इसराइल से लड़ना चाहता था। एक फिलिस्तीन अथॉरिटी है जो कि फिलिस्तीन लोगों के लिए काम करती है। अभी भी 3-4 दिन पहले हमने न्यूज़ में कवर किया था कि इसराइल का जो नरसंहार हो रहा है एक तरह से वहाँ पे, या इसराइल जो मनमारी कर रहा है वहाँ पे जो खाद्य आपूर्ति नहीं पहुँचने दे रहा, वहाँ के बच्चों को, महिलाओं को या फिर आम नागरिकों पे गोलीबारी हो रही है। और इवन संयुक्त राष्ट्र के बहुत सारे कर्मचारियों पे, रेड क्रॉस के, उनके भी गोलीबारी हुई है। तो बहुत सारे पश्चिमी देश जो हैं वो फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार हो गए, जिसमें हमने बात करी थी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि जो देश है वो अब ये चाह रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता मिल जाए राज्य के रूप में। परंतु वर्तमान में स्थिति ये है कि फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता नहीं मिली है। साथ साथ में बात ये है कि ये अब जो जो युद्ध चल रहा है 2 साल से, जिसमें बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हो चुकी है फिलिस्तीनी लोगों की, 60,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं और गाजा सिटी एक तरह से देखी जाए तो पूरी तरह से बर्बाद है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हर आए दिन आती रहती है, वो रिपोर्ट ये बोलती हैं कि गाजा में एक तरह से भूखमरी की कंडीशन हो चुकी है। तो अब ये 20 सूत्री एक शांति योजना आई है, देखते हैं ये योजना कितनी सफल हो पाती है। तो इस न्यूज़ में तो हमारा फिलहाल इतना ही है। अब आगे वाले टाइम पे भी इस न्यूज़ पे आप नज़र बनाए रखिएगा कि आने वाले टाइम पे ये समझौता जो है वो किस प्रकार लागू होता है, किस नहीं होता। अब बात करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर की।
हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने के 10 वर्ष हुए हैं। तो देखिए ये सिंपल सी खबर है। एसडीजी गोल्स के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा सुना होगा। तो एसडीजी गोल्स जो है उनको अपनाया गया था 2015 में, और लक्ष्य रखा है कि 2030 तक ये टारगेट हम लोग प्राप्त करेंगे। जो भी इनमें 17 गोल्स निर्धारित किए गए हैं, 17 गोल्स और 169 लगभग इसके उपलक्ष्य हैं, है ना, सब गोल जिसको बोल सकते हैं, वो निर्धारित किए गए और बोला कि 2023 तक इनको प्राप्त करेंगे। तो ये हुआ कि अभी 10 वर्ष हो गए, तो कुछ एनालिसिस आया है कि कितना अचीव किया गया, कितना नहीं किया गया। और एसडीजी जो 2015 में अपनाए गए, इससे पहले चला करते थे एमडीजी, जिनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बोला जाता था, तो उनको रिप्लेस करके 2015 में लाए गए एसडीजी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो देखते हैं इस न्यूज में हमारा क्या है। तो देखिए एसडीजी के बारे में एक बेसिक खबर, ये जो न्यूज है मेनली प्रीलिम्स काम की है, जो भी इसमें कंटेंट दिया हुआ है, परंतु एक मेंस का इसमें पॉइंट ये है कि भारत ने एसडीजी की लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने क्या क्या काम किए हैं, वो एक मेंस का अगर 2 पार्ट आ रहे हैं आपके, तो सब पार्ट एक बनता है उसमें, है ना। तो ये प्रीलिम्स की खबर है कि क्या है सतत विकास लक्ष्य क्या है। तो देखिए 1987 में एक ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें पहली बार ये परिभाषित किया गया कि सतत विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो कॉन्सेप्ट क्या है वास्तव में, ये तो पता लगे। देखिए धारणीयता की बात तो 1972 में आ गई थी, परंतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है उसकी जो बात निकल के वो 1987 में ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में पहली बार इसको परिभाषित किया गया है। सतत विकास क्या है, अगर सिंपल से टर्म में बात की जाए तो हमें किसी भी वस्तु का उपयोग इस प्रकार से करना है कि जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी तो आवश्यकताएं पूरी हो ही जाए, साथ साथ में भविष्य की पीढ़ी के लिए भी उस चीज की कमी ना हो। ठीक है, सतत तरीके से उपयोग करना है, ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध तरीके से उसका उपयोग किए जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं पर्यावरण की, हमें ठीक है आवश्यकता है, हमें विद्युत की आवश्यकता है और अलग अलग चीजों की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वन संसाधनों का इतना ज्यादा दोहन कर ले कि आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए वो चीजें बचे ही नहीं, है ना। तो हमें फॉसिल फ्यूल भी एक जुडिशियस तरीके से यूज करना चाहिए, वन संसाधन जो है उसका भी एक जुडिशियस तरीके से उपयोग करना चाहिए, ताकि वर्तमान पीढ़ी की तो आवश्यकता तो पूरी हो ही, परंतु ऐसा रहे कि भविष्य की पीढ़ी के लिए वो संसाधन बचा रहे। जैसे कि महात्मा गांधी बोल के गए थे कि जो प्रकृति है वो इंसान की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकती है, परंतु उसके लालच को पूरा नहीं कर सकती। तो हमें प्रकृति या फिर जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनसे इतना ही लेना है जितना कि हमें आवश्यक है, ना कि हमें अपना लालच पूर्ण करना है। तो इस रिपोर्ट में इसको डिफाइन किया गया था, बोला गया कि जो टेक्निकल डेफिनेशन, एक ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करे कि भविष्य की पीढ़ियां भी उतनी ही आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। बात सिंपल सी वही है। तो इस एसडीजी में 17 लक्ष्य अपनाए गए थे, गोल्स, और टारगेट्स 169 थे, यानी कि उपलक्ष्य थे। ये था। अभी 17 जो लक्ष्य है इसमें सारी चीजें एक तरह से शामिल है कि सामाजिक चीजें भी हैं, आर्थिक विकास भी है, पर्यावरण संधारिता के बीच में एक संतुलन बनाया जाए, सामाजिक उन्नति भी हो, आर्थिक उन्नति भी हो, पर्यावरण भी संरक्षित रहे, एक संतुलन हो सब चीजों के बारे में, है ना। तो ये बात इसमें की गई थी। तो ये एक चीज ध्यान रखने की है, ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1987 में परिभाषित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अब भारत ने क्या किया एसडीजी के लिए, वो देखते हैं। तो देखिए भारत में जो नोडल पॉइंट है एसडीजी का इंप्लीमेंट करने का, या फिर बाहर के देशों से एसडीजी के बारे में कोऑर्डिनेट करने का, वो नीति आयोग को बनाया गया। तो नीति आयोग ने भारत में एसडीजी इंडिया इंडेक्स शुरू किया। इस इंडेक्स के माध्यम से ये है कि विभिन्न जो यूटीज है और आपके राज्य, उनको एक रैंकिंग प्रदान की जाती है कि एसडीजी के जो लक्ष्य हैं उन पर आप कैसा काम कर रहे हैं। जब रैंकिंग प्रदान की जाएगी तो क्या होगा, हमने बहुत बार इसके बारे में बात किया कि जब रैंकिंग प्रदान की जाएगी तो एक तरह से राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, या फिर किसी राज्य के अंतर्गत कोई कमी है, एसडीजी जैसे 5 में कमी है, तो वो राज्य साक्ष्य आधारित निर्णय ले पाएगा कि एसडीजी 5 में अगर हमारे यहाँ कमी है तो हमें इससे संबंधित योजनाएं, प्लान्स और इनिशिएटिव लागू करने की जरूरत है, ताकि एसडीजी 5 के लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सके। क्योंकि भारत के जब सभी राज्य एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तभी जो राष्ट्र है वो एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स कितने शुरू किया आपके नीति आयोग। ठीक है, अब क्या है एसडीजी का स्थानीयकरण, ये क्या बात है। देखिए स्थानीयकरण का मतलब ये है कि इसमें
17 गोल्स और 169 टारगेट्स निर्धारित किए गए हैं। तो स्थानीयकरण का मतलब ये हुआ कि हमें अपनी आवश्यकताओं, हमें अपनी समस्याओं, हमें अपनी चुनौतियों के अनुसार एसडीजी जो लक्ष्य है उसमें इंटरफेयर करना है। एसडीजी के जो लक्ष्य बनाए गए हैं वो हमारी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कैसे फिट बैठते हैं, उस हिसाब से फिर हमें रैंकिंग करनी है। ठीक है, तो एसडीजी का स्थानीयकरण किया, ये भी नीति आयोग ने किया। इसके तहत एक बात ये की जा रही है कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है, इसके माध्यम से ये किया जा रहा है कि भारत में जितनी भी 2.5 लाख पंचायतें हैं उनकी प्रगति किस प्रकार से हो रही है, वो इस इंडेक्स के माध्यम से मापी जा रही है। किसमें? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। अब एसडीजी के जो लक्ष्य है उसमें तो पंचायत की कोई बात नहीं की गई है, परंतु हम ये देख रहे हैं कि उसका स्थानीयकरण मतलब स्थानीय स्तर तक हम देखना चाह रहे हैं कि पंचायत लेवल तक भी हम क्या एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त कर पा रहे हैं, या एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अगर कोई चुनौतियां हैं तो उसका सामना हम लोग कैसे करेंगे या उसका समाधान कैसे प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अगला है एसडीजी को संस्थागत रूप देना। संस्थागत रूप देना मतलब ये है कि कुछ संस्थाएं हम लोग बना रहे हैं कि ताकि एसडीजी के लिए डेडिकेटेड कार्रवाई की जा सके। जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स में एसडीजी सेल्स बनाए गए। स्पेशली एसडीजी सेल्स मतलब किसी विभाग के अंतर्गत एसडीजी सेल बना दिया, तो वो सेल डेडिकेटेडली रूप से देख रहा है कि एसडीजी जो है इस स्टेट में कैसे इस जो एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए, क्या योजनाएं लागू जाए, कैसे फंड लगाया जाए, इन सब के बारे में ये देख रहा है एसडीजी सेल उस स्टेट के बारे में। तो संस्थागत स्वरूप दिया जा रहा है, कुछ ऐसी अवसंरचना या फिर ऐसे डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स खड़े किए जा रहे हैं, सेल्स बनाए जा रहे हैं, ताकि एसडीजी लक्ष्यों की नियमित रूप से ट्रैकिंग हो सके, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कई राज्यों ने अरबों डॉलर की बजट राशि को एसडीजी उपलक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ जोड़ा है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, संस्थागत संरचना कुछ इस तरह की बनाई गई है ताकि जो एसडीजी के जो लक्ष्य है उनको बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सके और उनको ट्रैक किया जा सके। आगे देखते हैं और क्या। अब देखिए, विशिष्ट कार्यक्रम चलाना मतलब क्या है। अब एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो कुछ हमें साक्ष्य आधारित डेडिकेटेड कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। तो ये हमने ये चलाया आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये 2018 में ये भी नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें यही है कि हमारे जो पिछड़े जिले हैं, हमने जब देखा कि हमारे देश में जितने भी जिले हैं उनमें से जो पिछड़े जिले हैं, अब उन पिछड़े जिलों को अगर आगे उठाना है, क्योंकि देखिए अगर भारत में 600 प्लस जिले हैं तो सब जिलों की स्थिति एक जैसी नहीं है विकास के स्तर पर, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, भौतिक हो गया, किसी भी प्रकार के स्तर पर। तो हमने देखा कि यार मान ली कुछ जो जिले हैं, जैसे एक्स जो जिले हैं उन वो काफी पिछड़े हैं सामाजिक मानकों पर, आर्थिक मानकों पर या पर्यावरणीय मानकों पर। तो हमने ये चलाया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया उन जिलों में नीति आयोग के माध्यम से कि डेडिकेटेड रूप से जो पिछड़े जिले हैं उनको विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, पर्यावरणीय रूप से। ठीक है, तो ये हमने किया। तो विशिष्ट कार्यक्रम भी हमने चलाए। अभी हाल ही में 2024 में तो हमने वापस से एक कार्यक्रम और शुरू किया है, उसका नाम है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। अब ब्लॉक स्तर पे हम लोग देख रहे हैं कि जिले के अंदर जो डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं उनमें देखा जा रहा है कि कौन सा जो ब्लॉक है उसकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, उसको सुधारने का काम करते हैं, है ना। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, तो सिविल सोसाइटी हो गया, एकेडमिक्स हो गया, या फिर जो निजी क्षेत्र हो गया, उनको भी हम लोग शामिल कर रहे हैं ताकि जो एसडीजी लक्ष्य है वो बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सके। क्योंकि हर चीज सरकार के करने की बस की नहीं होती है। अगर आपको पर्यावरण का संरक्षण करना है तो सरकार नीतियां योजनाएं लागू कर सकती है, परंतु उसमें सिविल सोसाइटी जागरूकता के कार्यक्रम करती है। जब तक भारत के आम नागरिक जागरूक नहीं होंगे तो कैसे हम पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे। अब हर जगह एक पेड़ के पास कोई पुलिस वाला या फिर फॉरेस्ट रेंजर तो खड़ा नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे हम बोल रहे हैं कि सिविल सोसाइटी हो गया, शिक्षा जगत हो गया, निजी क्षेत्र हो गया, सबका हमें सहयोग लेना है ताकि बेहतर तरीके से हम लोग एसडीजी के लक्ष्यों की प्राप्त की जा सके। तो स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा के 3 दौरों के माध्यम से संपन्न किया, ये बात हो गई। हमने सबको शामिल किया। निजी क्षेत्र के संसाधन भी काम आएंगे, इनोवेशन की टेक्निक्स भी काम आएंगी, शिक्षा जगत जो है वो भी इनोवेशन करेगा, सुझाव देगा। इन सब चीजों को लेके सिविल सोसाइटी जागरूकता अभियान में काफी ज्यादा काम आती है ना। अब भारत की अगर कुछ बात करें, कुछ प्रगति की कि एसडीजी के कुछ लक्ष्यों में प्रगति क्या है, तो पहला जो एसडीजी लक्ष्य है उसका नाम है निर्धनता उन्मूलन करना। तो भारत ने लगभग 13.5 करोड़ जो लोग हैं उनको बहुआयामी एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसको बोला जाता है, ये नीति आयोग भी निकालता है। तो उसके माध्यम से हमने देखा कि लगभग 13.5 करोड़ जो लोग हैं उनको हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है।
तो कहीं ना कहीं से दिखता है कि निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रम हम लोग ठीक चल रहे हैं। एक दो कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना हो गई, आपके मनरेगा योजना हो गई, वो निर्धनता उन्मूलन के लिए भी एक काम कर रही है। एसडीजी 2 जो है वो बात करता है कि जीरो हंगर, यानी कि भूख से पीड़ित कोई नहीं होना चाहिए। हम लोग आए टाइम पे रिपोर्ट देखते हैं कि भारत में अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो भारत की जो रैंकिंग होती है वो 100 प्लस होती है, 110 देशों के आसपास में से लगभग। तो ये है कि हमें जीरो हंगर प्राप्त करना है। तो इसके लिए भारत सरकार ने जैसे आयुष्मान भारत योजना चलाई, पोषण अभियान जिसको पहले मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था, वो किया। तो ये वो कि कहीं ना कहीं अल्प पोषण जो होता है लोगों में, उसकी दर कम होकर 13.7% हो गई है, ऐसी बात हुई है। अब एसडीजी 3 की बात करी जाए तो 3 जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है। सॉरी, जीरो हंगर वाले के लिए हमने काम किया है। ये जो मैंने अभी आपको बताया आयुष्मान भारत, ये एसडीजी 3 के लिए, और पोषण अभियान जो है वो एसडीजी 2 के लिए। एक हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लागू किया है इसके लिए कि भारत की जो आबादी है लगभग 67% आबादी, उसको अनाज सस्ते दरों पर अनाज मिल सके, जिससे कि क्या होगा, लोगों के पास अनाज की उपलब्धता होगी और भूखमरी जैसी सिचुएशन नहीं होगी। तो आयुष्मान भारत हमने एसडीजी 3 की लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शुरू किया है कि बेहतर स्वास्थ्य लोगों को प्राप्त हो सके। तो इसमें क्या देखा हमने कि मातृ मृत्यु दर जो होती है एमएमआर प्रति 1 लाख जीवित जन्म जितने होते हैं उसमें से कितनी माताएं मर जाती, उस टाइम पे डेथ हो जाती है उनकी जन्म देते के बाद। तो वो देखा हमने कि 2014-16 के 130 से घटकर लगभग 80.5 यानी कि लगभग 80 के आसपास आ गया। तो कहीं ना कहीं हम इस क्षेत्र में बढ़िया का काम कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगला देखते हैं एसडीजी 5 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अगर बात करी जाए तो इसके लिए हमने अगर बात करें तो एक नई पॉलिसी आई हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। हम सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला रहे हैं। तो उसके परिणाम सकारात्मक आ रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर हम लोग देखते हैं कि जो सकल नामांकन दर होती है वो कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर पर ऑलमोस्ट 100 पहुंच चुकी है। कि प्राथमिक स्तर पर नामांकन लगभग लगभग 100 पहुंच चुका है, मतलब जितने बच्चे एलिजिबल हैं स्कूल जाने के लिए उसमें से लगभग लगभग सारे जा रहे हैं प्राथमिक स्तर पर। तो ये हमने एसडीजी की प्रगति के बारे में बात करी और एसडीजी क्या होता है उसके बारे में जाना। अब ये सवाल देखिए, यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा है। सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एसडीजी के बारे में क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संधारणीय विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 की बैठक में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, में प्रस्तावित किया था। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, संधारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने हैं। इसका आंसर आप मुझे बताइए और सही हमें देखना है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। ये यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। मतलब अब देखिए तुरंत यूपीएससी ने एसडीजी के बारे में पूछ लिया। 2015 में लागू किए गए थे और 2016 का जैसे पेपर हुआ यूपीएससी ने एसडीजी के बारे में सवाल पूछ लिया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। अगला देखते हैं क्या है, भारत में पशुधन क्षेत्र। देखिए हाल ही में हमारे जो मंत्री है केंद्रीय पशुपालन केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री जो है वो एक बैठक में गए थे रोम में, जो कि एफएओ द्वारा आयोजित किया गया था। तो उन्होंने वहां पे बताया कि भारत कैसे पशुधन और डेयरी क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है और भारत ने क्या क्या प्लान्स इनिशिएटिव और सारे शुरू किए हुए हैं उनके बारे में उन्होंने वहां पे जानकारी दी और कहीं ना कहीं ये बताया कि कैसे पशुधन क्षेत्र को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, जो पशुधन क्षेत्र होता है उसको, जैसे बकरी के बारे में आपने सुना होगा कि उसको गरीब की गाय बोला जाता है। तो पशुधन क्षेत्र ये होता है कि हमारे यहाँ पे जो कृषि है वो बहुत अनइवन होती है। जैसे कि बारिश आ गई, कभी ज़्यादा कभी कम, तो पैदावार जो होती है कृषि की वो कभी बढ़ती रहती है कभी घटती रहती है। बढ़ रही तो चलो ठीक है, समझ में आता है, फायदा ही होगा, परंतु अगर कम हो गई है तो क्या होगा, किसानों के पास आजीविका के संकट खड़ा हो जाएगा और उन किसानों के पास तो और भी ज़्यादा जिनके पास ज़मीन बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं पशुधन क्षेत्र जो होता है वो आजीविका के बीमा के रूप में काम करता है कि जब फसल नहीं हो पाई तो कम से कम ऐसे तो रहेगा कि वो, अगर उसके पास 10 बकरियां हैं या गाय हो गई भैंस हो गई, उनका दूध थोड़ा बहुत बेच के या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको करके अपना एटलीस्ट आजीविका को चला सके या खाने पीने के साधन कम से कम जुगाड़ सकेगा। तो भारत सरकार
इसके ऊपर प्रयास करती है कि हमें पशुधन क्षेत्र जो है उसको बढ़ावा देना है। भारत में अगर समावेशी समृद्धि को हासिल करना है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना है या उनके जीवन स्तर में सुधार करना है, तो पशुधन क्षेत्र को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। तो इस न्यूज़ में हम लोग जानेंगे कि पशुधन क्षेत्र का महत्व क्या है, एक तो क्या कमियां हैं और सरकार क्या-क्या प्रयास कर रही है। तो पहली देखते हैं स्थिति क्या है, मतलब कैसे ये योगदान देता है। तो अगर पशुधन क्षेत्र की बात करें तो जो कृषि का जो जीएवी होता है, सकल मूल्य वर्धन जो होता है कृषि का, मतलब पूरी जो कृषि है उसमें अगर योगदान देखा जाए तो लगभग 31% जो है वो पशुधन क्षेत्र का है। और नेशनल इकोनॉमी जो है हमारी उसमें लगभग 5.5% का योगदान देता है। ये कहीं ना कहीं पशुधन या फिर पशु क्षेत्र की जो स्थिति क्या है इसके बारे में अगर सवाल आता है यूपीएससी पेपर 3 इकोनॉमिक्स में कभी, आप लोग ये डाटा कोट करके उसमें सवाल बता सकते हैं कि हाँ, पशुधन क्षेत्र का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है हमारी अर्थव्यवस्था में, है ना। भारत के पास अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा पशुधन की आबादी भारत रखता है। कुछ जो चीजें हैं उनमें तो हम लोग हाईएस्ट उत्पादन करता है, जैसे कि दूध के मामले में अगर बात की जाए तो हम प्रथम स्थान पर आते हैं। अंडा के मामले में देखा जाए तो अंडा हम द्वितीय स्थान पर आते हैं। मांस उत्पादन की अगर बात करी जाए तो हम लोग 5वें स्थान पर आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम वैश्विक स्तर पर शुरुआत के 2-4 देशों में हैं जो कि पशु और पशु से होने वाले जो उत्पाद है उनमें हमारी स्थिति है लगभग, है ना। अब पशुधन क्षेत्र की अगर बात करें तो लगभग 2/3 जो ग्रामीण परिवार होते हैं भारत के, उनको कहीं ना कहीं आजीविका प्रदान करता है। देखिए, अगर आप कभी ग्रामीण क्षेत्रों में गए हो या आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहे हो तो आपने देखेगा कोई किसान होता है उसके पास 1-2 भैंस अवेलेबल होती है, तो वो खुद तो उस दूध का, दही का या फिर घी का उपयोग करता ही है, परंतु साथ साथ में अगर देखिए उसके 2-3 लीटर अगर दूध एक्स्ट्रा बच गया तो कहीं ना कहीं उसको दे देता है डेयरी वाले को। अगर उसके पास घी जो है वो ज़्यादा हो गया, वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रांडिंग के थ्रू वो बड़ी कंपनियों को बेच रहे हैं या किसी को बेच रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में किसी को बेच दिया, चाचा के लड़के को, मामा के लड़के को, अगर घी एक्स्ट्रा हो गया, जैसे 5 किलो घी आपके हो गया महीने का, तो आप 5 किलो तो कंजप्शन आपका हो नहीं पाएगा, तो आप क्या करोगे, आपके कोई रिश्तेदार होगा उसको उस घी को सप्लाई कर दोगे और रिश्तेदार जो होगा आपका वो भी लेगा उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि वो जितना शुद्ध आपको मिल पाएगा उतना तो मार्केट में मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ग्रामीण आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन होता है पशुधन जो होता है। आगे देखते हैं, परंतु इस क्षेत्र से संबंधित चुनौतियां क्या है भारत में, उनकी बात करते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में पशु आबादी है, परंतु फिर भी हम इसमें अभी बहुत पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि पहली बात तो यह है कि पशु का जो आहार होता है और पशु जो चारे होते हैं, चारा जो होता है, वो समस्या है। भारत में अगर पशु आहार की बात करी जाए तो जितनी कृषि योग्य भूमि है भारत में, उसमें से केवल 5% जो है उसमें पशु चारा उगाया जाता है। आपने कभी सुना है ऐसा कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे कृषि की जाती है उन क्षेत्रों में पशुओं के लिए स्पेशली चारा उगाया जा रहा हो? ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा मेरे हिसाब से। हम यही सोचते हैं कि जो भूसा निकलता है उसको ही उपयोग किया जाएगा पशुओं को खिलाने के लिए। तो कहीं न कहीं ये है कि भारत में जो चारे की समस्या और ये पशु आहार की समस्या है, और ये आंकड़ा भी हमारे सामने है। जबकि हम लोग देखते हैं कि 15% विश्व के पशुधन भारत में है, परंतु उनके लिए चारा जो है हम लोग बहुत कम मात्रा में उगा रहे हैं, है ना? अब पशुधन बीमा की बात करी जाए तो देखिए क्या है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे वापस से भैंस, गाय या बकरी का एग्जांपल लेते हैं। अगर भैंस है, अभी तो बहुत रेट बहुत ज़्यादा हो गई है, 70-80 हज़ार रुपए की लगभग एक भैंस आती है। पहले तो बहुत सस्ती आया करती थी। तो अगर उसको अकारण कोई बीमारी हो गई या किसी कारण से बिजली गिरने से किसी की भैंस मर गई या गाय मर गई या बकरियां मर गई, तो उसके लिए तो एक तो वो पूंजी थी, 70-80 हज़ार रुपए की पूंजी थी। साथ साथ में उसके थ्रू जो उसको उत्पाद के थ्रू जो उसको पैसा इनकम हुआ करता रहा। मैं अधिक मात्रा में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर 100-150 रुपए पर डे की हो रही है तो काफी होता है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए। परंतु हमारे यहाँ है कि अगर अकारण पशु की मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी की वजह से, बिजली गिरने की वजह से या किसी भी और चीज से, तो होना तो यही चाहिए कि अगर अकारण मृत्यु हो रही तो उसको लाभ मिलना चाहिए पैसे का। परंतु ये कि हमारे यहाँ पे जैसे कि इंसानों का बीमा बहुत कम होता है, हमारे यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो बीमा का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में वो बहुत कम है। तो पशुओं का तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, 1% के आसपास है लगभग। तो जब पशुओं का बीमा नहीं होगा तो अकारण मृत्यु के कारण उनको पैसे भी नहीं मिल पाएंगे, और किसान की परचेजिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि अगर उसकी कोई 50,000 60,000 की बेस की अकारण मृत्यु हो गई उस टाइम पे,
तो वो उसको वापस से नहीं खरीद सके। ठीक है, तो पशुधन का एक तरह से बीमा है वो बहुत कम है। रोगों के कारण आर्थिक नुकसान होता है, बहुत होता है। विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं पशुओं में, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, जैसे सेप्टिसीमिया, खुरपका और मुंहपका रोग आपने सुना होगा, और ब्रुसेलोसिस। तो रोग से क्या होता है, जैसे कि आपका कोई दुधारू पशु है, उसको रोग हो गया उस टाइम पे, तो अगर वो 5 लीटर दूध दिया करता था, उसने नहीं दिया, 1 लीटर देने लग गया, उसकी बीमारी की वजह से उसकी उत्पादकता कम हो गई, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि 5 लीटर के थ्रू आप जितनी इनकम कर पा रहे थे 1 लीटर में नहीं कर पाएंगे, या बीमारी के टाइम पे दे ही नहीं पा रहा वो दूध, तो क्या होगा, आपको एक तरह से आर्थिक नुकसान होगा उसका। या फिर वो जो आपका पशु है, अगर वो मांस के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो अगर उसको बीमारी हो गई तो कहीं ना कहीं जो मांस के खरीदार वाले होंगे वो उसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हो सकता है बीमारी वाला पशु जो है वो हो सकता है मांस का जो सेवन करेगा या एक्सपोर्ट जब किया जाएगा तो वो लोगों में रोग भी पैदा कर सकता है। तो ये है कि पशुओं के जो रोग होते हैं उनके कारण भारत में आर्थिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये रोग का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, रोग के कारण भी यही होते हैं कि एक तो अगर पशुओं को रोग हो गया तो हमारे यहाँ पे जो वेटरनरी कंपाउंडर डॉक्टर या फिर पशुओं के जो चिकित्सा होते हैं उनका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैं इंसानों से कंपेयर करके बताता हूँ कि सीएचसी पीएचसी जो होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या ब्लॉक स्तर पर, उससे निचले स्तर पर उनका पेनिट्रेशन बहुत कम है। साथ साथ में उनमें उपकरण नहीं है, वहाँ पे अच्छे चिकित्सक नहीं है मनुष्यों के लिए। तो पशुओं के लिए फिर आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि पशुओं के लिए गांव-गांव के क्षेत्रों में आपके पशु के चिकित्सा होंगे या फिर दवाएं जो है प्रॉपर स्तर पर मिल पाएगी। तो प्रॉब्लम यही होती है। और अधिकांश जो पशु हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके हॉस्पिटल नहीं है, दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से उनके उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा, अवसंरचना भी नहीं है और चिकित्सक भी नहीं है और आपके दवाइयाँ भी नहीं है, तो इसकी वजह से इनको रोग होते हैं, रोग की वजह से नुकसान भी होता है। तो और वो क्या है, और दूसरी एक कारण और ये भी है कि पशुओं के लिए टीके भी बहुत कम अवेलेबल है। अगर जब टीके अवेलेबल नहीं होगी तो उनको बीमारियां हो जा सकती है अलग अलग तरह के। एंट्री माइक्रोबियल प्रतिरोध, एएमआर जिसको बोलते हैं, ये मनुष्यों में भी बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। इसका ये है कि मान लीजिए अब कोई चिकित्सक अवेलेबल नहीं है, वहां पे कोई झोला छाप डॉक्टर आया, उसने बोला कि आप इस दवाई को दे दीजिए, आपके पशु को ठीक हो जाएगा। या फिर आपने दवाई दी, उसने बोला था कि 5 दिन तक इसको देना है, ट्रेन डॉक्टर ने भी बोला कि 5 दिन तक देना है। ये मनुष्य में प्रवृत्ति होती है कि आपको लगा 3 दिन में मैं सही हो गया, तो फिर चौथे पांचवें दिन क्या ही देना है। तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से होगा कि आपकी बीमारी पूरी तरह से नहीं जाएगी, और फिर उस दवा का जब आप दूसरी बार उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, वो उसका प्रभाव नहीं दिख पाएगी। तो ये बीमारी पशुओं में भी हो रही, ये चीज पशुओं में भी हो रही है कि वो जो एंटीबायोटिक्स दवाइयां हैं उनके प्रति प्रतिरोध दिखा रहे हैं, उनका असर उनके ऊपर नहीं हो पा रहा है। तो अब देखिए, एक तो पहले से ही दवाइयां कम अवेलेबल है, जो अवेलेबल है उनका भी असर नहीं हो पा रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। अगला क्या है, अब फंड एक बहुत कम दिया जाता है सरकारों के द्वारा। पशुओं के ऊपर कौन ध्यान देता है? यहाँ पे सरकार जो है वो लोगों को भी ध्यान देगी, पशुओं को भी ध्यान देगी। पशुओं के ऊपर ऑलरेडी बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। उत्पादकता भारत में कम है, भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो भारत में पशुओं की उत्पादकता गर्मी की वजह से या ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ी कम होती है। तो इत्यादि कुछ समस्याएं भारत में अवेलेबल है ना। अब आगे की राह क्या है, क्या करना चाहिए फिर इतनी समस्या है तो देखिए, ये बोला कि पशुधन को एक विशेष क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हमने इसे शुरुआत में मंत्री का नाम सुना, तो मत्स्य क्षेत्र भी देख रहे हैं, डेयरी भी देख रहे हैं, पशुपालन भी देख रहे हैं। अब सेग्रीगेटेड है, पूरा बजट अगर आ रहा है उस डिपार्टमेंट का, उस मंत्रालय का, तो एक साथ आ रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि एक विशेष क्षेत्र इनको घोषित कर दो, ताकि इनका महत्व एक तो रिकॉग्नाइज हो सके, साथ साथ में इनको पर्याप्त संसाधन भी मिल पाएंगे। ऐसा बात करी जा रही है आगे की राह में, या हम लोग कर सकते हैं। अगला ये कि हम कृषि और पशुपालन को अलग अलग ना देखें, उनको एकीकृत रूप से देखें। इसके तहत ये कि फसल में जो खेती हो रही है या फिर पशुपालन या कृषि संबंधी जो गतिविधियां हैं उनको एक तरह से इंटीग्रेटेड रूप में देखा जाए, सेपरेट सेपरेट तरीके से नहीं देखा जाए। तो इससे क्या होगा कि पशुओं को भी लाभ, पशुधन को भी लाभ होगा और खेती को भी लाभ होगा, है ना। नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। भारत में माना तो ये जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा पशु अवेलेबल है, परंतु उनकी उत्पादकता बहुत कम है। तो ये है कि हमें जो राज्यों की जो प्रमुख नस्लें हैं उनका नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, ताकि क्या हो, उनकी उत्पादकता में बढ़ोतरी हो सके। जैसा कि यही लिखा हुआ है कि सभी राज्यों से राज्य की प्रमुख स्थानीय देशी नस्लों
पशु नस्लों को शामिल करना है ताकि देशी नस्लों की बजाय उच्च उत्पादकता वाली नस्लों का उपयोग किया जा सके। मतलब नस्ल सुधार करना है उनकी ताकि एक उत्पादकता उनकी बढ़ सके। अगला है और सिफारिशें क्या है कि हमें एक चारा मिशन, हमने शुरुआत में बात करी कि चारा पशुओं के लिए कम होता है, तो एक राष्ट्रीय चारा मिशन शुरू किया जाए ताकि पशुओं के लिए आहार पर्याप्त मात्रा में शुरू हो सके। बीमा पेनिट्रेशन देखा हमने कि 1% से कम है पशुओं के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें बीमा कवरेज भी बढ़ाने की आवश्यकता है इस क्षेत्र के लिए, पशुधन क्षेत्र के लिए, ताकि अगर किसी पशु की असामयिक मृत्यु होती है तो उस किसान को लाभ मिल सके। ठीक है, अगला बात करते हैं। तो सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है? सरकार भी प्रयास तो कर ही रही है कुछ ना कुछ। जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया गया था 2014 में। इसके तहत ये बात किया गया तो जो स्वदेशी नस्लें हैं उसका हमें संरक्षण करना है और सुधार करना है। मतलब एक तरह से नस्ल सुधार कार्यक्रम में देशी नस्लें जो हैं उनका संरक्षण करना है और उनकी नस्ल सुधार करनी है, ऐसा राष्ट्रीय गोकुल मिशन में बात की गई थी। अगला क्या है? पशुओं की मैंने आपको बात किया कि उनको बीमारियां ना हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? टीकाकरण किया जाना है। तो सरकार ने इस योजना शुरू करी है, पशुधन टीकाकरण कार्यक्रम, जिसके तहत प्रति वर्ष टीकों की लगभग 1.2 बिलियन से अधिक की खुराक दी जाती है पशुओं को। ऐसे ही काम किया जा रहा है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि एक डेडिकेटेड बनाई गई है। इसके तहत ये बोला है कि लगभग 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है उसके द्वारा डेयरी हो गया या ब्रीडिंग कराने के लिए, या पशु आहार संयंत्र है, मांस की जो प्रोसेसिंग करते हैं उन क्षेत्रों में निवेश किया जाए। मतलब पशुओं से संबंधित जो भी अवसंरचना खड़ी करनी है उनमें निवेश किया जाए इस अवसंरचना निधि के माध्यम से। अगला, सरकार ने कुछ मैत्री और ए हेल्प पहल शुरू की है। इसका तहत मैत्री के तहत क्या है कि स्थानीय लोगों को ब्रीडिंग, पशुओं की जो ब्रीडिंग होती है उससे संबंधित अगर सेवाएं प्रदान करनी है तो मैत्री उसका नाम दिया गया उस पहल का, और उनको प्रशिक्षित करती है स्थानीय पशुओं की ब्रीडिंग के लिए। अगला है ए हेल्प। क्या है ए हेल्प? तो ए हेल्प है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको पशु स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने में योगदान करने के लिए एक तरह से सशक्त बनाती है, उनको प्रशिक्षण प्रदान करती है ए हेल्प। तो क्या क्या सरकार ने शुरू किया है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन टीकाकरण कार्यक्रम, टीके की आपूर्ति करने के लिए अवसंरचना का विकास निधि एक अलग से बनाई गई है, और मैत्री और ए हेल्प पहल शुरू की है। तो ये पशुधन क्षेत्र के बारे में हमने जाना पूरा का पूरा, और ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है, देश के सामने इश्यू है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कभी भी आ सकता है इसमें मेंस में आपका, है ना। अब एक नया आया है टॉपिक, उसका नाम है पहुंच और लाभ साझाकरण तंत्र। ये क्या है? तो देखिए, हाल ही में ये क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है उसने ये राशि स्वीकृत करी है और ये बोला है कि जो लाल चंदन है, मतलब इस न्यूज़ का करेक्ट ये बताता हूँ कि ये बोला गया है कि आंध्र प्रदेश में, आपने पुष्पा मूवी देखी होगी लाल चंदन के लिए, है ना, पुष्पा 2 में जो बात हुई थी, तो वहां से एक लाल चंदन के संरक्षण के लिए ऐसा बोला गया है कि जो धनराशि है वो किसानों को 1 लाख लाल चंदन के पौधे उपलब्ध कराए जाएं, ऐसा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने बोला है। ताकि क्या होगा, ये धनराशि जो है एक एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग तंत्र जो है उसके तहत प्रदान की गई। ये आगे बताता हूँ वास्तव में ये है क्या, इसके बारे में सवाल भी करेंगे। तो अभी न्यूज ये है कि जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, उसने ये बोली है कि आंध्र प्रदेश के जो किसान है उनको 1 लाख चंदन के पौधे उपलब्ध कराए जाए। ताकि क्या है, एक कॉन्सेप्ट है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, यानी पहुंच और लाभ साझाकरण, उसके तहत ये बात की गई है। और ये बात क्या है वो पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं वास्तव में क्या है, तब समझ में आएगा। तो ये क्या है, देखिए, अगर सिंपल शब्दों में बात करूं आपको कि जैसे कि लाल चंदन उस क्षेत्र में होता है या फिर कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो कि उस क्षेत्र में होती है, तो अगर उस जड़ी बूटी का उपयोग कोई कंपनी कर रही है या सरकार कर रही है, तो जो वहां के स्थानीय निवासी है उनको भी तो उसका कुछ लाभ मिलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं हो कि उसका कोई बाहरी उपयोग कर ले पूरा का पूरा। तो यही है कि अगर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध किसी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है तो बेनिफिट शेयरिंग होनी चाहिए किसके साथ, वहां के स्थानीय लोगों के साथ भी, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। क्योंकि जो वहां के स्थानीय निवासी होते हैं उन्होंने उस प्रजाति के संरक्षण के लिए सालों से काम किया है, और उसका जो गुण है, उसके औषधि गुण हो गए या किसी भी अन्य प्रकार के जो गुण हो गए, मेडिसिनल प्रॉपर्टी, या फिर किसी फर्नीचर बनाने में उपयोग हो रहा है या फिर किसी और अच्छी चीज में उपयोग हो रहा है,
तो उसको संरक्षित किया है उन लोगों ने, साथ साथ में उस वो भी उन्होंने ही लाइमलाइट में लेके आए कि ये जो जड़ी बूटी है या फिर जो ये लाल चंदन है, इसका ये उपयोग हो सकता है और ये फसल कितनी अच्छी है या फिर इसकी लकड़ी कितनी अच्छी है। तो ये है कि हमें भी इसका लाभ मिलना चाहिए, तो ये बात इसमें है। तो अब ये कुछ वैश्विक स्तर पर प्रोटोकॉल स्थापित किए गए हैं। भारत में भी एक कानून बनाया है इसके तहत, कि इस कानून के तहत डेडिकेटेड संस्था बनाई गई है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। वो इस क्षेत्र में देखरेख करेगा कि स्थानीय निवासियों को भी प्रॉपर उसका लाभ मिल सके। एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग उनके साथ भी होनी चाहिए। तो अवधारणा जो है ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की सबसे पहले आई, जैव विविधता अभिसमय हुआ था 1992 में तब। अब इस अभिसमय के तहत एक नगया प्रोटोकॉल लाया गया, जिसमें डेडिकेटली बोला गया पहुंच और लाभ साझाकरण पर नगया प्रोटोकॉल 2010। मतलब देखिए पूरा अभिसमय हुआ, उसमें ये बात की गई थी, परंतु ये हुआ कि फिर इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए बेहतर तरीके से। तो जापान के नगोया शहर में एक समिट हुआ, उसमें फिर ये बात की कि नगोया प्रोटोकॉल जो डेडिकेटली होगा वो किसके लिए होगा, पहुंच और लाभ साझाकरण के लिए। तो अभी दो बातें ध्यान रखनी है, वैश्विक स्तर पर क्या हुआ, सीबीडी यानी कि जैव विविधता अभिसमय हुआ था 1992 में, उसके तहत ये बात की गई। उसके तहत फिर स्पेशली रूप से नगोया प्रोटोकॉल 2010 में पहुंच और लाभ साझाकरण पर लाया गया। तो इसका ये क्या है कि जैव संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करना है, साथ ही यह संसाधनों के उपयोगकर्ता और प्रदाताओं जैसे कि स्थानीय समुदाय मैंने आपको बताया के साथ लाभों का उचित और न्यायसंगत रूप से साझा करना सुनिश्चित करता है। यह प्रोटोकॉल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। अब तो भारत इन सब मामलों में पीछे रहेगा नहीं, तो भारत ने क्या किया कि ये जो जैव विविधता अभिसमय था, इसको देखते हुए भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया। भारत ने बोला कि ठीक है, हम भी कानून बनाते हैं और कानून के माध्यम से इस बात को लागू करते हैं। तो इसका उद्देश्य यही था कि जैव विविधता के संरक्षण करना और उसका संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना, ऐसा भारत के कानून में बोला गया। और जो कानून है वो तीनों स्तरों पे बनाया गया। भारत ने ये बोला कि हम राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाएंगे, राज्य स्तर पर भी बनाएंगे और स्थानीय स्तर पर भी बनाएंगे। ठीक है, तो भारत ने त्रिस्तरीय प्रणाली को इसमें लागू किया। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय आपके चेन्नई में। राज्य के स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाई गई। ये समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समितियां जो है वो स्थानीय स्तर पर जो संसाधन है जैव संसाधन, उनका उपयोग किस तरह से किया जाना, क्या नहीं किया जाना, ये समितियां ही मेनली मंजूरी देती है। क्योंकि स्थानीय स्तर के संसाधनों की सबसे ज्यादा अच्छी जानकारी किसको होगी, जो स्थानीय पर काम करती है। जैसे कि आप इसको एक तरह से मान सकते हैं, ग्राम सभा जो होती है पंचायती राज में, उस प्रकार की है कि ग्राम सभा को वहां के लाभार्थी चयन करने की बोला गया है, योजना के इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है। तो ये जो है जैव विविधता प्रबंधन समितियां जो कि स्थानीय स्तर पर होती है, इनको मेनली जिम्मेदारी दी गई कि किसी क्षेत्र को अगर जैव विविधता के लिए संरक्षित करना है तो आप बताइए हमें। अगर किसी का उपयोग, जैसे कोई स्थानीय स्तर पर ऐसी सामग्री अवेलेबल है, जड़ी बूटी अवेलेबल है, उसका उपयोग करना है नहीं करना, आप हमें जानकारी दीजिए, हम आपकी रिकमेंडेशन के आधार पर चीजें करें। तो ये महत्वपूर्ण समितियां है ना, और तीनों की तीनों लीगल बॉडीज है, क्योंकि एक्ट के तहत बनाई गई है ना। अब ये मैंने आपको बता दिया कि पहुंच और लाभ साझाकरण और वितरण पर क्या प्रबंधन करती है। जैसे कि हाल ही में एक एग्जाम्पल देखने को मिला है, जैसे कि कानी जनजाति है जो कि केरल में, क से ध्यान रख सकते हैं आप, कानी केरल। तो इस जनजाति में एक औषधि पौधा होता है जिसका नाम है आरोग्य पाचा। आरोग्य पाचा भी अपने आप में एक न्यूज है। आरोग्य पाचा के बारे में आप एक बार गूगल कीजिए कि क्या होता है वास्तव में आरोग्य पाचा। बड़ा शानदार पौधा है ना। तो आरोग्य पौधा के बारे में जो उनका पारंपरिक ज्ञान था, उसका उपयोग कर कर एक जीवनी नामक एक दवा विकसित की। जीवनी नामक दवा विकसित की। तो क्या हुआ कि अब इस लाभ साझाकरण, क्योंकि अब क्या है देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर ये जनजाति है, इसने आरोग्य पाजा का उपयोग करके एक जीवनी नामक दवा बना ली, तो अब ये बेचने कहां जाएंगे, तो कोई ना कोई कंपनी आके इनके साथ टाइप करेगी कि ठीक है आप हमें दीजिए, हम ब्रांडिंग के तहत इसको बाहर उपलब्ध कराएं। तो कानी जनजाति के लोग बोलेंगे हमें क्या मिलेगा, कि कोई बात नहीं, आपका जो कानून है 2002 का इंप्लीमेंटेशन, जिसका राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड कर रहा है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कर रहा है, राज्य जैव विविधता बोर्ड कर रहा है, समितियां कर रही है, तो उस समझौते के तहत हम लोग आपको क्या करेंगे, लाभ साझाकरण करेंगे। मतलब जितनी दवाइयां बिकेगी उसके हिसाब से आपको रॉयल्टी हम लोग प्रदान कर देंगे। ठीक है, तो ये बात इसमें की जाती है। तो कानी जनजाति के एग्जाम्पल के थ्रू हमें पता लगता है कि क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको रॉयल्टी मिल जाती है, कुछ ना कुछ जो लाभ जितना भी होता है उसमें साझाकरण उनको प्राप्त होता है। अब देखिए जिसमें लाल चंदन की जो बात आई थी, तो लाल चंदन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। तो लाल चंदन के बारे में जानते हैं क्या है। पुष्पा मूवी अगर किसी ने देखी होगी
तो लाल चंदन के बारे में समझता है कि लाल चंदन क्या होता है। तो आंध्र प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी घाट है वहां की स्थानिक प्रजाति है। स्थानिक प्रजातियां क्या होती है, जो कि मूलतः उसी क्षेत्र में पाई जाती है और कहीं पाई नहीं जाती, स्थानिक है ना। ऊंचाई लगभग 150 से 900 मीटर की ऊंचाई के बीच शुष्क पर्णपाती जो वन होते हैं वहां पे उगते हैं। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, बढ़िया फर्नीचर बनाने के काम आता है, संगीत वाद्य यंत्र बनाने में काम आता है, और आयुर्वेदिक में भी इसका उपयोग होता है। और बहुत से बारी प्राकृतिक रूप से अगर कोई रेड डाई बनानी है तो वो भी इससे लाल चंदन से बनाई जा सकती है। अब इसकी कुछ सूची में IUCN की या फिर भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की कौन सी सूची में, तो ये है IUCN की लाल सूची में इंडेंजर्ड इसको बताया गया है। साइट्स जो है उसके तहत ये परिशिष्ट 2 में मौजूद है। और भारत का जो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत अनुसूची 4 में इसको सम्मिलित किया गया। देखिए इसको पहले अनुसूची 6 में रखा गया था, परंतु फिर इसको चेंज करके 4 में रखा गया। ठीक है, ताकि जो लाल चंदन है उसको संरक्षण प्रदान किया जा सके। अनुसूची 6 क्या है, एक बार मुझे देख के बताइएगा। अनुसूची 6 के बारे में यूपीएससी ने 2021 या 22 में एक बार सवाल पूछा हुआ है, आई गेस 20 या 21 में पूछा है कि अनुसूची 6 क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 6 में क्या वर्णित है। उसमें क्वेश्चन इस प्रकार का था, मैं आपको बताता हूं कि अगर अनुसूची 6 में किसी पौधे को शामिल कर लिया जाता है तो क्या होगा, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा, बिना अनुमति के काट सकते हैं, इस प्रकार का सवाल था। देखिएगा और एक बार मुझे बताइएगा कि अनुसूची 6 वास्तव में क्या कहती है। प्रॉब्लम क्या है, अवैध कटाई, पुष्पा में आप देख चुके होंगे, तस्करी भी होती है इसकी, इवन जापान तक वो भेजता है इसको ना। तो लाल चंदन के बारे में ये बात ध्यान रखनी है, परंतु ध्यान तो रखना ही है, साथ साथ में यूपीएससी को ये बात 2016 में ही पता लग गई थी, तो उसने लाल चंदन के बारे में सवाल पूछ लिया। रेड सैंडर्स क्या है, समाचार पत्रों में, समाचार में कभी कभी दिखाई देने वाला रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली वृक्ष जाति है। दूसरा है, ये दक्षिण भारत के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। सही क्या है आप मुझे बताइए, हमने लाल चंदन के बारे में डिस्कस कर लिया है ना। एक जो नगोया प्रोटोकॉल और जैव विविधता अभिसमय उसके बारे में एक सवाल पूछा गया, उसके बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कि लेटेस्ट आया है 2023 में। भारत में जैव विविधता प्रबंधन अभिसमितियां 3rd स्तर पे, मैंने जो आपको बताया था, नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। ठीक है, जैव विविधता प्रबंधन समितियों ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैव संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सही क्या है, मतलब ये जैव विविधता, पहले तो उसका अभिसमय पूछा है कि कौन से प्रोटोकॉल के तहत ये है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये काम पूछा है कि क्या ये काम है क्या इनका। तो आप बताइए कि सही स्टेटमेंट क्या है। ये 2023 में लेटेस्ट ये सवाल पूछा गया था आपका जैव विविधता प्रबंधन समितियों के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये न्यूज समझ में आई होगी पूरी। अगली बात करते हैं। देखिए अब ये मुद्दा जो है, NCRB जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसने हाल ही में भारत में एक जेल सांख्यिकी की रिपोर्ट जारी करी है कि भारत में जेलों की स्थिति क्या है। भारत में जेलों की स्थिति बहुत खराब है, कभी जाके मत देखना आप लोग, है ना। तो रिपोर्ट बताती है कि किस प्रकार से भारत में जेलों में ओवर क्राउडिंग है, वहाँ पे मानवाधिकारों का हनन होता है, लोगों के ट्रायल चल रहे हैं लगातार। तो इस न्यूज़ में हम लोग देखने वाले की स्थिति क्या है, क्या सुझाव हम लोग दे सकते हैं उसके लिए, या सरकार क्या प्रयास कर रही है और भी। तो देखते हैं क्या है। देखिए समस्याएं क्या है, सबसे पहले भारत में जेलों से संबंधित, तो ये पहली, और ये जो न्यूज़ है, देखिए ये न्यूज़ में तो ये पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, यूपीएससी इसके बारे में सवाल पूछ नहीं रही है, परंतु फिर भी हमें इसके बारे में ध्यान रखना है ना। ये पॉलिटी से इसको कनेक्ट करके सवाल, या फिर गवर्नेंस का जो मुद्दा होता है उस पेपर 2 में इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो क्या है भारत में जेल प्रणाली से जुड़ी समस्याएं। सबसे पहले क्या है कि जितनी क्षमता है जेलों की, उससे ज्यादा कैदी वहां पर रहते हैं। जैसे कि एक आंकड़ा दिया हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर जेलों की निर्धारित क्षमता के मुकाबले कैदियों की मौजूदगी, यानी कि ऑक्यूपेंसी रेट जो है लगभग 120.8% है। इसका मतलब ये है कि जितनी क्षमता है उससे 20.8% कैदी जो ज्यादा ले रहे हैं। मतलब मैं आपको जैसे बताता हूं कि अगर 100 लोगों के रहने की व्यवस्था है राष्ट्रीय जेलों में, तो रहे कितने रहे, 120। ओवर क्राउडिंग है वहां पर। ठीक है, अगला क्या है, विचाराधीन कैदियों से जुड़ा मुद्दा। सबसे पहले तो विचाराधीन कैदी क्या है।
ठीक है, विचाराधीन कैदी वो है कि उस पे आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है, अभी कोर्ट ने कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, आरोप लगा है, उसका चल रहा है मामला कि एक तो हो सकता है कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है अभी, दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, परंतु अंतिम निर्णय नहीं आया है। तो वो विचाराधीन कैदी जिस पर आरोप लग चुका है परंतु सिद्ध अभी नहीं हुए, तो ये बोला कि जो कुल कैदी हैं उसमें से लगभग 73.5% जो है वो विचाराधीन कैदी है। और ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लोगों को त्वरित न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोग कई बार तो ऐसे कि 2 साल की मतलब ऐसा उन्होंने अपराध किया है जिसमें मैक्सिमम सजा 2 साल की हो सकती है, परंतु 5-5 सालों से जेल में बंद है। ट्रायल ही पूरा नहीं हो पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग या फिर हाई मतलब किसी कोर्ट में हियरिंग ही नहीं हो पा रही है, फाइनल हियरिंग नहीं हो पा रही है। तो विचाराधीन कैदी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भारतीय न्याय व्यवस्था पे बहुत प्रश्न चिन्ह उठाता है। मानसिक स्वास्थ्य और मौतें भी होती हैं। हम जैसे जेल में जाते हैं तो बहुत सारी अप्राकृतिक मौतें होती है लोगों की, क्योंकि वहां पे एक तरह से होता है कि एक लोनलीनेस तो होती है लोगों में, पूरी दुनिया से कट जाता है, फोन नहीं होता, कुछ नहीं होता है, अपने परिजनों से बात नहीं करते, तो बहुत सारे लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो अप्राकृतिक मौतें भी हो जाती है और मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो हमारी जेलों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इन सब चीजों का ध्यान रखा जा सके। लोग आपने देखा होगा बहुत सी बार जेलों में लड़ाई भी हो जाती है, एक दूसरे को लोग पता नहीं जेलों में ये चाकू वाकू कहाँ से पहुंच जाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से लोग लड़ भी लेते हैं और उनकी मौतें भी हो जाती है, और कहीं ना कहीं आत्महत्या भी लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं वहां पे। महिला कैदी जो है उनकी अगर बात की जाए तो महिलाओं की आवश्यकताएं अलग होती है, उनके अलग सुविधाएं होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, पर्याप्त रूप से चिकित्सा जो सुविधाएं वो अवेलेबल होनी चाहिए जेलों में। परंतु जेलों में ऐसी सुविधाएं भारत में नहीं होती, महिला पुरुष सब एक ही जेल में रहते हैं और महिलाओं से संबंधित अलग सुविधा नहीं होती, तो इससे महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो एक आंकड़ा दिया हुआ कि कुल कैदियों में लगभग 4.1% जो है वो महिला है। तो ये समस्या है, कैदी अधिक है, साथ साथ में विचाराधीन कैदियों की संख्या भी ज्यादा है, मानसिक स्वास्थ्य और मौतें भी होती रहती है जेलों में, साथ साथ में महिलाओं के लिए अलग सुविधाएं नहीं है। तो सरकार ने क्या प्रयास किया इसके लिए? सरकार ने एक 2023 में बनाया मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023। देखिए मॉडल मतलब ये है कि सरकार ने एक मॉडल एक्ट बनाया, राज्य सरकारें भी इसके लिए कानून बना सकती है, क्योंकि पुलिस और कानून व्यवस्था जो है वो मेनली राज्य सरकार का विषय माना जाता है। ये बनाया तो इसका ये बोला गया कि जो भारत में जो अगर किसी ने अपराध कर दिया तो उसको माना जाता है कि अब इसने अपराध किया तो लो भी इसको दंड देना चाहिए, सख्त से सख्त। औपनिवेशिक मानसिकता ये हुआ करती थी, जैसे पुराने जमाने में कोड़े मारना चला कर रहा था कि इसने अपराध किया तो उसको कोड़े मारे जाए, इसको फांसी लगा दी जाए। इसकी बजाय हमें ये करना चाहिए कि उस आदमी के सुधार पे ध्यान देना चाहिए कि देखिए अगर किसी को 4 साल की 5 साल की जेल हो गई, अगर उसमें सुधार नहीं आएगा तो वो जेल से रिहा होने के बाद फिर से वही काम करेगा। तो हमारी जो जेलें हैं वो दंड तो लोगों को देना ही चाहिए जो अपराध उसने किया, परंतु कहीं ना कहीं सुधारात्मक कार्यवाही भी उनको करनी चाहिए, उनके पुनर्वास के प्रयास करने चाहिए। जैसे कि बहुत सारे जेलों में आजकल चलता है स्वेटर बुनने वाला कार्यक्रम चलता है, या कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें चलती है, परंतु बहुत लिमिटेड है ये, है ना। भारत में ऐसा बहुत कम होता है। तो हमें ये एक्ट के माध्यम से बात करी गई कि उन लोगों का सुधार करना है, पुनर्वास करना है और अधिकार आधारित जेल प्रणाली की ओर बढ़ना है। मतलब ठीक है उसने अपराध किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा कानून व्यवस्था उसको पीछे ही पड़ जाए। कहीं ना कहीं जो उसके अधिकार है जेलों में रहने के भी, एक उचित स्वास्थ्य सुविधा का, खाने का, या एक स्पेस में सोने का, उन अधिकारों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। इसी बात हम लोगों ने करी है एक मॉडल एक्ट में। विचाराधीन कैदी समीक्षा समिति ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई जिला स्तर पर। उसने ये बोला कि विचाराधीन कैदी जो है उनकी देखते हैं वो कितने हैं। अगर विचाराधीन कैदी जो है वो जिला स्तर पर समीक्षा करेगी, साथ साथ में उनकी रिहाई की जा सकती है क्या, या फिर जमानत उनको दी जा सकती है क्या, जैसी कार्रवाई की सिफारिश करती है कौन? विचाराधीन कैदी समीक्षा समिति, जो कि सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि वही मैं आपको बता रहा था कि किसी को 5 साल की जेल हो सकती है जो उसने अपराध किया मैक्सिमम, और 5 से 7 साल तक तो वो जेल में बंदी ही नहीं है, सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। तो विचाराधीन कैदियों के मामले में देखना, अगर ठीक है सजा उसने पूरी काट ली है और ऐसा कोई हीनियस क्राइम नहीं, जघन्य अपराध नहीं किया है, तो उसको रिहा किया जा सकता है या फिर उसको जमानत पे छोड़ा जा सकता है। ई प्रिजेंस प्रोजेक्ट, देखिए जहां ई आ गया मतलब कहीं ना कहीं आईटीसी की बात चल रही है, इंफॉर्मेशन और सूचना प्रौद्योगिकी। तो यही है कि कैदियों का रिकॉर्ड रखने के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस बनाया गया है ताकि बेहतर तरीके से पारदर्शिता की जा सके, निगरानी की जा सके और दक्षता की जा सके। तो ई प्रिजेंस
प्रिजन्स प्रोजेक्ट, यानी कि ई जेल प्रोजेक्ट एक तरह से ये बनाया गया। अगला क्या है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फास्टर प्रणाली एक बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, अब वो डिसीजन निचले स्तर पर कितने टाइम में लागू हो पाता है, क्या नहीं लागू हो पाता है, तो इसके तहत ये बोला है कि सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब अगर ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो उसका कार्यान्वयन एकदम तुरंत तरीके से होना चाहिए। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिकारियों को सूचित किया। जैसे कि एक धारा के बारे में बात बताता हूं, इसके बारे में बार बार बात आती है। एक आईटी एक्ट की धारा है, आईटी एक्ट 2008 का जो है उसकी धारा है 66A, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आप कुछ बात लिख रहे हो, अगर वो अभिव्यक्ति की आज़ादी, बाकी लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर खतरा है या फिर ऐसा कुछ उससे द्वेष फैल सकता है, तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब बाला साहब ठाकरे की डेथ हुई थी, उसके बाद कुछ श्रेया सिंघल का एक केस है, उस केस में ऐसा हुआ था कि उन दो लड़कियों ने कुछ लिख दिया था, फिर ये मामला धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को नल एंड वॉइड कर दिया कि ऐसी धारा नहीं रहेगी। परंतु फिर भी उसके बावजूद भी भारत में ऐसे केसेस दर्ज किए जाते रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली वो निचले स्तर पर पुलिस अधिकारियों के पास या निचले स्तर पर जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहां नहीं पहुंची। तो एक हमने फास्टर सिस्टम लागू किया, इसके तहत यही बोला है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो तुरंत बाकी के निचले के अधिकारियों के पास पहुंचने चाहिए। ठीक है, तो सरकार ने ये प्रयास किया। तो हम आगे की राय, क्या हम भी सुझाव दे सकते हैं? तो सुझाव आप अपनी साइड से देने की बजाय एक अमिताभ राव कमेटी बनी थी, उसने कुछ सुझाव दिए हैं, तो वो सुझाव को आप ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या सुझाव देगा, देखिए विचाराधीन कैदी बहुत ज्यादा है, तो ट्रायल जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी के ऊपर आरोप लग गया तो जल्दी से ट्रायल होना चाहिए। बोला कि छोटे अपराध या फिर 5 साल से अधिक समय से अधिक लंबित मामले जो हैं, ज्यादा छोटे अपराध हो गए जिनमें बहुत छोटी मोटी सजा होती है, या फिर ऐसा मामला जो 5 साल से लंबित है जिसमें सुनवाई पूरी नहीं हो पाई अभी तक, तो उसमें ये बोला कि फास्ट ट्रैक जो प्रणाली है अदालतों की, उसमें स्थापना की जानी चाहिए और उनको त्वरित न्याय मिल जाना चाहिए। क्योंकि देखिए हमने लगभग 73% जो है विचाराधीन कैदी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग, अब जैसे बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी हियरिंग जो होती है उसकी वो टल इसलिए जाती क्योंकि वादी प्रतिवादी में से कोई एक नहीं पहुंचा, तो वहां पहुंचे नहीं पहुंचे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को कुछ काम हो सकते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। बुजुर्ग हो गए, बीमार हो गए कैदियों को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत होने की इजाजत दे दी जाए, ताकि सुनवाई तो हो, ऐसे फालतू में ऐसा नहीं हो कि हमें तारीख पे तारीख लेनी पड़े आगे जाके, है ना। अगला क्या है, महिला और ट्रांसजेंडर कैदियों को ध्यान में रखते हुए जेल सुधार किया जाना चाहिए, उनकी एक अलग व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि उनकी आवश्यकताएं अलग अलग है महिला और ट्रांसजेंडर के लिए, तो हमें कहीं ना कहीं जेलों में उनके लिए अलग स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला क्या है, कैदियों को अलग अलग रखना, यह बात भी महत्वपूर्ण है। देखिए एक तो हो गया ऐसा कैदी जो विचाराधीन है, इसका पता ही नहीं है, वो बरी भी हो सकता है आने वाले फ्यूचर में जाके। एक हो गया दोषी कॉन्विक्टेड, और एक हो गया पहली बार अपराध करने वाले कैदी। अब सब लोग अलग अलग, इसका तो अभी पता नहीं है कि इसके ऊपर आरोप सिद्ध होंगे या नहीं होंगे। दूसरा जो है वो दोषी हो चुका है, तीसरा है कि पहली बार जेल में आया। अगर आप इन तीनों को एक साथ ही रखेंगे तो पहली बार आने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो दोषी हो चुका उसका। ऐसे जघन्य अपराध करने वाले को और मामूली अपराध करने वालों को अगर आप साथ में रखेंगे तो कहीं ना कहीं इससे जो जघन्य अपराध करने वाले का इम्पैक्ट जो है वो मामूली अपराध करने वाले के ऊपर जा सकता है ना। तो ये है कि इनको एक अलग अलग सेग्रीगेटेड करके रखा जाना चाहिए जेलों में, ताकि है इनकी जेल में एक तो हिंसा भी कम होगी, और दूसरा ये है कि देखिए वो क्या कहते हैं कि रिपल्शन इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर कोई जघन्य अपराधी है तो उससे पहली बार अपराध करने वाला है जो विचाराधीन है वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा उनकी चीजों से। नहीं तो बहुत सी बार ऐसे मूवीज में भी आपने देखा होगा कि जेल में ही गैंग बन जाती है अपने आप लोगों की ना। तो ये अमिताभ राव कमेटी जो है, न्यायमूर्ति अमिताभ राव, उन्होंने सुझाव दिए थे, आप भी इनको अपने आंसर्स में लिख सकते हैं कमेटी को कोट करते हुए। ठीक है, तो ये पूरे जेल के बारे में हम लोगों ने एनालिसिस पढ़ा कि क्या भारत में जेलों की स्थिति है। अगला बात करते हैं, अब वापस से एनसीआरबी ने फिर से एक डाटा निकाला है, और ये जो आंकड़े हैं प्री के काम के तो नहीं है आपके, मेंस में हाँ अगर कोई सवाल आता है तो आप कोट कर सकते हैं, ये निबंध में कोट कर सकते हैं, प्री में तो ये आंकड़े नहीं पूछे जाने वाले। तो अब हम बहुत सारे तथ्यों की बात करने वाले कि कौन सा अपराध भारत में बढ़ रहा है, कौन सा नहीं बढ़ रहा है, ये तो पूरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और एनसीआरबी का काम यही है कि भारत में जेल और अपराधियों से संबंधित रिपोर्टें जारी करना, तो एनसीआरबी ये काम करती है।
और इस रिपोर्ट इसी इसी न्यूज में हम लोग उस संस्था के बारे में भी जानेंगे कि ये एनसीआरबी वास्तव में क्या है। तो देखते हैं, है ना। कुल अपराध देखिए, अब ये बता दें कि कितने अपराध हुए 2022 की तुलना में, है ना। तो बोलती है कि 2023 में लगभग 6.24 मिलियन अपराध के मामले दर्ज करे गए हैं, जो कि 2022 की तुलना में 7.2% अधिक है। अपराध दर बढ़कर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 448.3 हो गई है, और 2022 में ये जो दर थी वो थी 422.2। बहुत सारे आंकड़े हैं ना। अगर ये बात की जाए तो ये है कि अपराध भारत में बढ़े हैं। हम सीधा सा ये याद रखेंगे कि अपराध बढ़े हैं, ऐसा एनसीआरबी का डाटा कहता है। इसका मतलब है कि भारत में 2023 में हर 5 सेकंड में एक अपराध हुआ, ये बात छोड़ दी, है ना। तो अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो हम बोलेंगे कि एनसीआरबी के अनुसार भारत में अपराध बढ़ा है, और अगर किसी को डाटा याद रखना है तो रख सकता है, मैं उसको बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, है ना। अगला क्या है, अपराधों के पैटर्न में बदलाव हुआ है, कैसा। तो ये बोल रहे कि बलात्कार और दहेज हत्या जैसे मामले जो पहले हुआ करते थे, पारंपरिक हिंसा हुआ करती थी, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आई है, और नए तरह के अपराध बढ़े हैं, जैसे कि साइबर अपराध और शहरी क्षेत्रों में जो अपराध हो रहे हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज है। अब अगर कोई साइबर हमले के ऊपर या फिर साइबर संबंधित आपके अगर सिक्योरिटी में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि एनसीआरबी के डाटा के अनुसार ऐसा कि भारत में साइबर अपराध बढ़े, या फिर शहरी क्षेत्रों की समस्याओं से संबंधित कोई सवाल आता है तो आप एक कोट कर सकते हैं कि एनसीआरबी डाटा के अनुसार भारत में शहरी अपराध बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक कल्याण जो है वो शहरों में नहीं हो पा रहा है, या लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है, शहरों में ऐसा हो रहा है कि अपराध बढ़ रहे हैं, या फिर पुलिस व्यवस्था जो है वो शहरों में कहीं ना कहीं थोड़ी लचर दिखने को मिल रही है। ठीक है, साइबर अपराध का फिर से एक आंकड़ा दिया कि साइबर अपराध 2023 में भारत साइबर अपराधों में लगभग 31.2% की वृद्धि देखी गई, जिनमें से अधिकांश मामले धोखाधड़ी से संबंधित थे। आपको बहुत सारे आजकल कॉल आते होंगे, है ना, लोन ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो सब साइबर धोखाधड़ी होती है मैक्सिमम में से ना। और ये वही है कि हम डिजिटलीकरण की तरफ इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि ये सब चीजें हो ही रही हैं, पर्याप्त सुरक्षा उपाय हम लोग नहीं पा रहे। बहुत सी बार आपके पास कॉल आता होगा कि आपको इतने इतने धनराशि खुल गई है, हम खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि पहले आप थोड़ा सा पैसा ट्रांसफर कीजिए, फिर हम आपको वो पैसा देंगे, है ना। तो वो सब साइबर अपराध के ही तरीके हैं। महानगरीय शहरों में दर्ज अपराधों में तीव्र वृद्धि हुई है, जैसे कि 10.6% हुई है। यह ट्रेंड एक तो शहरों में बढ़ते दबाव, जैसे कि हम लोग देखते हैं झुग्गी बस्तियां, ये नहीं कह रहा हूँ कि झुग्गी बस्तियों में अपराध होते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वहां पे रोजगार के साधन नहीं होते हैं, जीवन की मूलभूत आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती है, और उनके पास आजीविका के साधन भी नहीं होते, तो कहीं ना कहीं लोग उस साइड मुड़ जाते हैं, है ना। एक तो शहरों पर जो दबाव बढ़ रहा है उसकी वजह से हो रहा है, साथ साथ में अपराध की जो रिपोर्टिंग है वो भी होने लग गई, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है लोग जागरूक हो रहे हैं, तो अपराध की जब रिपोर्टिंग भी ज्यादा होगी तो इससे कहीं ना कहीं अपराध ज्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे, है ना। जैसे दिल्ली में सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए शहरों की अगर बात करी जाए तो ये आंकड़ा है। आगे देखते हैं और क्या है इसमें। अब जो कमजोर वर्ग है उनके खिलाफ अपराधों की बात करी जाए तो महिलाएं की बात करते हैं। तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध में एक मामूली वृद्धि हुई है 0.7% की। घरेलू क्रूरता जो है, अगर इतने भी अपराध महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो अपराध है उसमें घरेलू क्रूरता जो महिलाओं के खिलाफ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि वो लगभग 30% के आसपास महिलाओं के होती है। मतलब महिलाओं के खिलाफ अगर 100 अपराध हो रहे हैं उसमें 30 मामले ऐसे आएंगे जिसमें घरेलू क्रूरता का मामला होगा। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है हमें कि कहीं ना कहीं समाज में अभी भी प्रतिशतात्मकता ज्यादा है और महिलाओं की स्थिति जो है वो समाज में खराब है ना। अनुसूचित SC ST जातियों के खिलाफ अगर अपराधों की बात करी जाए तो इसमें भी एक मामूली वृद्धि हुई है। हालांकि मणिपुर जैसे राज्यों में निर्जातीय संघर्षों के कारण SC के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि, मतलब कुछ राज्यों में कुछ ज्यादा ही हुआ, जैसे कि मणिपुर में तो काफी टाइम से बात चली रही है, मणिपुर में हिंसा भी हुई तो मणिपुर में ज्यादा हुए, परंतु SC ST के खिलाफ भी कुछ मामले थोड़े मामूली ही बढ़े। मतलब उन लोगों में भी जागरूकता आ रही कि अपने खिलाफ जो एक तरह से अपराध हुआ करते थे SC ST के खिलाफ, उनके खिलाफ वो आवाज उठ रही है अब, तो बहुत ज्यादा मामले नहीं आ रहे हैं उस तरह। अच्छी स्थिति है भारत के लिए। बच्चों के खिलाफ अपराधों की अगर बात करी जाए तो बच्चों के खिलाफ अपराध बहुत ज्यादा बढ़े, 9.2% की वृद्धि हुई है। और मुख्य मामले इसमें से क्या देखने को मिला, एक तो पॉस्को एक्ट जो है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए ये मतलब ये कहीं ना कहीं पॉस्को जो है 2012 में लाया गया था। इसका लक्ष्य ये था कि जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं
उनको लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करना। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके खिलाफ लैंगिक अपराध ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा ये आंकड़ा एनसीआरबी में निकल के आ रहा है। और ये जो भी जो किए जा रहे हैं, एक तो पॉस्को के तहत आजकल रिपोर्टिंग भी ज्यादा होने लगी, लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने खिलाफ अब अपराध कोई सहन करना नहीं चाहता है ना। तो बेहतर रिपोर्टिंग की वजह से भी ये मामले हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है अच्छी खासी, और बढ़ोतरी जो हुई है वो मेनली किसमें हुई है, पॉस्को एक्ट के तहत ज्यादा हो रही है। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध मामूली रूप से बढ़े, एससी के खिलाफ अपराध मामूली रूप से बढ़े, बच्चों के खिलाफ अपराध ज्यादा बढ़े, परंतु पॉस्को एक्ट जो है उसमें ज्यादा मामले बढ़े। ठीक है, तो ये कमजोर वर्गों के खिलाफ भी हम लोगों ने बात करी। अब एनसीआरबी की बात कर लेते हैं कि एनसीआरबी क्या है। एनसीआरबी ने 2 रिपोर्ट हम लोगों ने बात करी है एनसीआरबी की, एक तो जेलों से संबंधित और ये अपराधों से संबंधित। तो एनसीआरबी का संबंधित क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं इसमें बताऊंगा तो क्या है, तो ये काम करता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, बाकी इसकी स्थापना कैसे हुई थी, तो देखिए 1986 में टंडन समिति उसने सिफारिशें करी थी। राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो बना था 1977, 78, 1981 में, मतलब इस बीच में उसका ड्यूरेशन रहा था, उसने भी सिफारिशें करी थी। गृह मंत्रालय की एक टास्क फोर्स थी 1985 की, उसने भी सिफारिशें करी थी। तो सिफारिशें पुरानी होगी, मेनली जो ध्यान रखना है वो ये कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। क्या काम करता है अभी देख लिया है ना, अपराधों से संबंधित आंकड़ा आपको प्रदान करता है। तो अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचना जो है उसके भंडार के रूप में काम करता है और एनालिसिस करता है। जैसे कि ये जो सारे मामले अभी हम लोग देखिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध हुआ है, साइबर सुरक्षा, साइबर की घटनाएं बढ़ रही हैं, धोखाधड़ी की, तो ये सारी चीजें क्यों, एक सारे पुलिस स्टेशनों से आंकड़ा गया होगा एनसीआरबी के पास, एनसीआरबी ने फिर एनालिसिस किया होगा, फिर बताया कि हाँ ऐसे ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब हमें पता लग रहा है कि कहीं हमारा फोकस किस साइड शिफ्ट होना चाहिए। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, अब तो क्या होगा, सरकार एक अब कुछ ऐसा इंटरवेंशन करेगी कि साइबर अपराध जो है वो कम, है ना। एक है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ये सिंपल सी बात वही है कि आपने देखा होगा कि एक डाटाबेस ऑलरेडी रहेगा अपराधियों का, उससे ट्रैक कर सकते हैं कि आदतन अपराधी की पहली बार आया या इसने पहले कौन कौन सा अपराध किए थे, ताकि पुलिस जो जांच है वो बेहतर तरीके से हो पाए। तो सीसीटीएनएस नेटवर्क जो है, जो कि भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत चल रहा है, उसका समन्वयक भी एक ये है कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम जो है उसका समन्वयक भी एक काम के रूप में काम करता है। और इस नेटवर्क सिस्टम में यही है कि अपराधियों और अपराध से संबंधित डाटा पहले से फीडेड रहता है ताकि पुलिस को जांच में सुविधा मिल सके। रिपोर्ट बहुत सारे प्रकाशित करता है, 2 तो हम लोगों ने अभी देख लिए। भारत में से क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट देता है, आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या की रिपोर्ट के बारे में भी बात करता है, जेल सांख्यिकी हाल ही में आई है इसकी, इन सब के बारे में ये बात करता है। तो ये हमारी 5 महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, 6 महत्वपूर्ण न्यूज़ थी जिनके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल से डिस्कस किया। 3 यूपीएससी के क्वेश्चन भी हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए। चलिए अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। तो पहली न्यूज़ है हमारी संक्षिप्त सुर्खियों में पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट वास्तव में क्या है इसके बारे में तो हम लोग जानेंगे, पर ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने एक अधिसूचना निकाली अभी, उसने ये बोला कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो भी मत पत्र जो भी वोट पड़ते हैं उनकी जो गिनती है, मतलब उसने ये बोला है कि जब जैसे कि बहुत सारे दौर के गिनतियां होती हैं एक बूथ पर, तो अंतिम दौर की गिनती जो होगी वो तभी की जाएगी जब पोस्टल बैलेट के माध्यम से जितने भी वोट पड़े हैं उनकी गिनती हो चुकी होगी, ऐसा बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। बट हमारा जो मेन मुख्य मुद्दा है वो कि पोस्टल बैलेट वास्तव में होता है क्या है और किन किन को इसको अनुमति प्रदान की गई है। तो जैसे ये देखिए, एक सिंपल सी प्रणाली है कि इसके तहत मतदाता जो है, जो भी अपना वोट है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं और इसे डाकघर द्वारा भेज देंगे कि ठीक है मैं इस पार्टी को या फिर इस आदमी को वोट कर रहा हूँ, और मतलब उसको वोट डालने के लिए स्वयं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉनिक रूप से निकाला, उसने टिक किया, फिर पोस्टल में डाला और भेज दिया निर्वाचन आयोग को। ठीक है, तो ये प्रणाली, इसके लिए क्या कोई कानूनी व्यवस्था है? हाँ है, चुनाव संचालन अधिनियम नियम जो है 1961 का, उसके तहत, साथ साथ में जो आरपी एक्ट है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का, उसके तहत इसकी अनुमति प्रदान की गई। परंतु किस किस को प्रदान की गई है, तो कुछ श्रेणियां बनाई गई, जैसे कि एक तो हो गया सेवा मतदाता, सर्विस वोटर्स, जो मतलब कहीं ना कहीं अपने
एरिया से बाहर काम करे। किस किस को अनुमति है? जैसे कि भारतीय सशस्त्र बल जो है उनको अनुमति प्रदान की गई। जैसे कि सीआरपीएफ का कोई जवान है, छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग है, वो है एमपी का या फिर उत्तराखंड का है, तो अब उसकी कोई चुनाव में ड्यूटी भी लगी हुई होती है वहाँ से पास के एरिया में। साथ साथ में ये फिजिबल नहीं है कि वो वोटिंग के टाइम में अपने राज्य उत्तराखंड में आके वोट डाल सके। तो ये किया गया है कि उनको अनुमति प्रदान की गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो हो गया, मतलब ये सीआरपीएफ हो गया और ये आर्मी वाले लोग हो गए। साथ साथ में जो सरस और विदेशों में तैनात अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, जैसे कि हमारे जो एम्बेसडर होते हैं या फिर जो हमारी एम्बेसी में भारत के लोग काम कर रहे हैं जहाँ से गए, उनको भी अनुमति प्रदान की गई है कि अगर आप अपने राज्य से बाहर हैं, तो भारत से ही बाहर हैं आप, तो पोस्टल वोटल कर सकते हैं। साथ साथ में एक आदमी और इसमें शामिल है जो लिखा हुआ नहीं है, पुलिस बल के सदस्य जो कि अपने राज्य से बाहर काम कर रहे हैं। जैसे वैसे तो स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके जो एम्प्लॉई है वो उसी राज्य में रहते हैं, परंतु कभी कभी ये हो गया कि कोई सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे चुनाव करवाने हैं, तो हो सकता है कि राजस्थान से कुछ पुलिस बल जो हैं वो यूपी चुनाव कराने हैं। तो अब वो यूपी चुनाव कराने हैं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, जब राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं तो वो वहाँ अवेलेबल होगा। तो उसको ये बोला गया कि आप भी पोस्टल वोटल के माध्यम से कर सकते हो, यानी कि पुलिस बल का ऐसा सदस्य जो अपने राज्य से बाहर कहीं और तैनात है ना। विशेष मतदाता भी है कुछ, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, अन्य उच्च पदस्थ व्यक्ति जो है उनके पति पत्नी भी इसमें शामिल है, वो भी पोस्टल के माध्यम से वोटिंग कर सकते हैं। तो ये पात्रता थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं सहयोग पोर्टल की। देखिए क्या है सहयोग पोर्टल। हाल ही में जो कर्नाटक हाईकोर्ट है उसने बोला कि हम लोग ये सहयोग पोर्टल है इसको बरकरार रखेंगे। सहयोग पोर्टल ये है बरकरार रखेंगे, तो ट्विटर ने बोला कि हम इसके खिलाफ अपील करेंगे, आपने जो डिसीजन है इसके खिलाफ अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, है ना। तो सहयोग पोर्टल क्या है? देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हो गए, अगर उस पर कोई आपत्तिजनक कंटेंट रहता है या गैर कानूनी कंटेंट रहता है, तो उसको हटाने के लिए जो, जैसे कि एक्स जो है ट्विटर, उस पर कोई आपत्तिजनक कंटेंट आ गया, है ना, तो अब इसको एक नोटिस भेजना होगा कि आप इस कंटेंट को हटाइए। तो हमने ये पोर्टल बनाया हुआ है सहयोग पोर्टल, तो स्वचालित रूप से इसको एक क्या करेगा, एक नोटिस भेज देगा सहयोग पोर्टल के माध्यम से। तो ये बनाया हुआ है इस संरचना का हमने। तो ये संरचना का ढांचा क्या है वो देखते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत ये सहयोग पोर्टल काम करता है। क्या करता है ये? अगर किसी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री है तो उसको स्वचालित रूप से उसको कंटेंट को हटाने के लिए एक नोटिस जारी कर देगा। गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और ताकि ये जो कुछ ऐसी गतिविधियां हैं उनके खिलाफ त्वरित रूप से कार्रवाई हो सके और भारत में जो एक तरह से कानून व्यवस्था बनी रहे, है ना। तो आईटी अधिनियम जो है, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट सन 2000 की धारा 79, उसका क्लोज सब क्लोज 3, उसका सब क्लोज बी जो है, उसके तहत ये बात की गई। तो आपको तो ध्यान रखना एक्ट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको आईटी एक्ट 2008 भी बताया था। देखिए ये दोनों सेम है। आईटी एक्ट 2000 में मूल रूप से लाया गया था, संशोधन इसमें किया गया 2008 में, और हाल ही में कुछ टाइम पहले वापस से इसमें संशोधन किया गया है, ठीक है। तो महत्व यही है कि अगर ऐसा कोई आपत्तिजनक कंटेंट है तो उसको त्वरित रूप से डिजिटल रियल टाइम में और जो कंटेंट है उसको हटाया जा सके, ताकि भारत में एक तरह से ऐसा कोई द्वेष नहीं फैले किसी के खिलाफ, है ना। तो डिजिटल सुरक्षा और गवर्नेंस में सुधार करना, ये प्री के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, गृह मंत्रालय और आईटी एक्ट के तहत इसको वो बात करी गई है, कानूनी ढांचा दिया गया है ना। ये दो बातें महत्वपूर्ण है प्री के लिए। भारत भूटान जो न्यूज है इसमें कि कनेक्टिविटी के लिए दोनों देशों ने 2 रोड शुरू किए, रेलवे परियोजना शुरू की है। नाम है, एक तो 69 किलोमीटर का कोकराझार जो कि असम से होते हुए गेलेफू भूटान रेलवे लाइन होगी। दूसरी एक 20 किलोमीटर लंबी बनारहाट वेस्ट बंगाल से लेके समस्तसे भूटान होगी रेलवे लाइन। तो मेन तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है ना। ये कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बताएगा, व्यापार को बढ़ाएगा, ये तो सब बात तो अलग होगी। पर प्री के लिए ध्यान रखना है कि असम से वहाँ भूटान और वेस्ट बंगाल से आपके भूटान, तो दोनों नाम ध्यान रखने हैं आपको, कोकराझार और बनरहाट। बाकी ये क्या करेगी, ये इसके बारे में डिटेल इतनी बात मत कीजिए कि भूटान की जैसे गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी जो है वहाँ तक
हमें कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, ठीक है। और ये जो अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है, देखिए ये भूटान का एक विशेष प्रशासनिक इकाई बनाई है जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई है, भूटान के अंतर्गत ही उसको गेलेफू सिटी जो है उनकी। दूसरा है कि अगर समस्तसे के बारे में बात करें तो ये भूटान का सबसे ज़्यादा औद्योगिक शहर जो है वो समस्तसे है। सबसे बड़ी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखिए, प्री के लिए ये काम का है, बाकी चीज़ें नहीं इसमें आने वाली है ना। अगर मेंस में भी आपको आता है कि दोनों देश कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं तो आप इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं वासेनार अरेंजमेंट क्या है। वासेनार 2016-17 के आसपास काफी न्यूज में था क्योंकि उस टाइम पे भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण करी थी। हाल ही में तो एक निकल के आया कि वासेनार जो है, कुछ विशेषज्ञों का मानना ऐसा है कि क्लाउड सेवाओं और सॉफ्टवेयर एज एंड सर्विस जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को पर्याप्त रूप से रोकने में असफल रहा है वासेनार। तो वासेनार क्या है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 1996 जो है इसमें स्थापित किया गया था नीदरलैंड में, और एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली है। क्योंकि देखिए वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसे ड्यूअल प्रौद्योगिकियां होती हैं जिनका सैन्य भी उपयोग हो सकता है और नागरिक भी उपयोग हो सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने के लिए, उस पर निगरानी करने के लिए वासेनार को बनाया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है, पारंपरिक हथियार या फिर ड्यूल यूज वाली वस्तुओं और तकनीकों के हस्तांतरण में पारदर्शिता हो और जवाबदेही हो। जो सदस्य इसके होंगे उनको आंकड़ा जाहिर करना पड़ेगा, आंकड़ा साझा करना पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं उस देश की वैश्विक स्तर पर या वैश्विक गवर्नेंस के प्रति एक प्रतिबद्धता है वो दिखाई देगी, है ना। तो इसमें दो प्रकार की सूचियां बनाई गई है, सेम चीज है, युद्धक सामग्री सूची जिसमें पारंपरिक हथियार शामिल है, दूसरी है ड्यूल यूज वाली वस्तुओं और तकनीकों की सूची। इसमें ऐसी संवेदनशील तकनीकी शामिल है जिनका कि सैन्य और असैन्य दोनों उपयोग हो सकता है, वही दो धारी तलवार टाइप का। और भारत ने 2017 में इसकी शामिल हो चुका। तो इंडिया इज ए मेंबर दिस, ये ध्यान रखना है। और दूसरा ये इसमें 42 मेंबर्स है ओवरऑल करके। क्या करता है, हथियार, पारंपरिक हथियार और ड्यूल यूज वाली प्रौद्योगिकियां जो हैं या वस्तुएं उनके निर्यात को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, एक स्वदेशी डिफेंस सिस्टम की बात आई है, उसका नाम है अनंत सशस्त्र एयर डिफेंस सिस्टम। ये क्या है, देखिए हाल ही में जो भारत की थल सेना है उसने, जो भारत की एक लिमिटेड कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, उसकी आपूर्ति के इस एयर डिफेंस की आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो सबसे पहले तो याद यही रखें कि अनंत शस्त्र क्या है। तो अनंत शस्त्र जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये न्यूज आपको ध्यान रखनी है प्री के हिसाब से। तो कैसे काम करेगा अनंत डिफेंस सिस्टम, तो देखिए ये स्वदेशी बनाया गया, सबसे पहले तो बात ये। तो कौन सी मिसाइल इसमें लगाई गई, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, तुरंत रिएक्ट करेगी, सरफेस से एयर जाएगी, एयर मिसाइल डिफेंस इसमें लगाई गई है इस डिफेंस सिस्टम में। और ये किस किसने विकसित किया, तो डीआरडीओ, बीईएल और बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इनके सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। डीआरडीओ ने टेक्निक दी होगी, अब बीईएल इसका डेवलपमेंट करने वाला है भारतीय थल सेना के लिए। तो क्षमताएं क्या है, देखिए इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। और इसकी जो रेंज जो है, जितनी रेंज से आने वाली मिसाइलों को तोड़ सकेगा, तो 30 किलोमीटर है लगभग, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है, मतलब इसमें कौन कौन सी मिसाइलें लगाई जा सकती है या फिर कौन कौन सी प्रणालियों को इसमें इंटीग्रेट किया गया है, तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश मिसाइल, स्पाइडर मिसाइल, सुदर्शन S-400 जैसी प्रणालियों के साथ इसको एकीकृत किया गया या फिर इसके साथ कार्य कर सकता है, इसका इसको ऐसे फ्लेक्सिबल बनाया गया है ना। तैनाती तो जहां की जाएगी उसके बाद देखिए जाएगा, पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर ही हमारी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, वहां की जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज इसमें यही है, अनंत शस्त्र क्या है, तो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि डीआरडीओ, बीईएल और बीडीएल ने मिलकर बनाया है। प्री के लिए इतना महत्वपूर्ण है ना। गोल्ड टैलिंग यानी कि स्वर्ण अपशिष्ट, ये क्या है, जबकि भारत ये प्लान कर रहा है कि जब गोल्ड की माइनिंग की जाती है तो उसमें जो कचरा बचता है, गोल्ड की माइनिंग करने के बाद जो चीज़ें बचती है, तो उससे कहीं ना कहीं सबसिस्ट से और सोना निकालकर उत्पादन बढ़ाया जाए, ऐसा भारत बात कर रहा है। तो गोल्ड टैलिंग क्या है या गोल्ड अपशिष्ट क्या है, इसके बारे में बात करें तो बारीक और गाढ़ा अपशिष्ट सामग्री है जो सोने को निकालने के बाद बचती है, और इसमें फिर भी कुछ धातुएं रहती है जैसे कि पूरी तरह से नहीं निकल पाती, जो इसमें हानिकारक रासायनिक तत्व भी हो सकते हैं, और जो प्रसंस्करण में इस्तेमाल मतलब जो कचरा है उसमें और भी तत्व अवेलेबल हो सकते हैं, कोल्ड भी हो सकता है कुछ न कुछ मात्रा में। तो वो कहीं ना कहीं एक तो नुकसानदेह भी होता है अगर उस कचरे को ऐसे ही फेंक दिया जाएगा तो, जैसे कि मुख्य खतरे क्या, एसिड
माइन ड्रेनेज हो सकता है, भारी धातुएं हो सकती है, उसमें आर्सेनिक सीसा का रिसाव हो सकता है, टेलिंग रिस्टोरेज फैसिलिटी की विफलताएं शामिल है। ये सब मत ध्यान रखिए, है ना, इतना काम करिए। ये है कि हाँ उससे प्रदूषण हो सकता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और गोल्ड टेलिंग क्या है कि अपशिष्ट जो है वो है किसका, सोने को निकालने के बाद जो बचता है ना। तो अब स्वर्ण के मामले में भारत की स्थिति क्या है, ये थोड़ा सा प्री के लिए फैक्ट ध्यान रखेंगे हम लोग कि हम लोग लगभग उत्पादन जो करते हैं और 1.62 टन हो गया, 1 टन, और लगभग 62 लाख 1.62 टन, इतना ध्यान रखिए आप तो। और भारत में ये भंडार भी बहुत ज़्यादा है। 2025 में आरबीआई के पास अगर आधिकारिक रूप से स्वर्ण भंडार की बात करें तो लगभग 880 टन का है, जो कि विश्व में देखा जाता है तो उसका 7वां स्थान है। यानी कि आरबीआई के पास जितना सोना रखा हुआ है उसकी ट्रेजरी में वो 880 टन का है, और वैश्विक स्तर पर ऐसे आरबीआई 7वें स्थान पर आता है। और भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा स्वर्ण का उपभोक्ता है। पहला कौन सा है आपका, ये चाइना उपयोग करता है। तो कुछ फैक्ट क्या रखने, गोल्ड टेलिंग क्या है, सोने को निकालने में जो अपशिष्ट बचता है वो है। और भारत की स्थिति क्या है, लगभग 2 टन से कम हम इसका उत्पादन करते हैं, आरबीआई के पास 880 टन पड़ा हुआ है, और दूसरा सबसे बड़ा भारत उपयोग करता है। ठीक है। व्हाइट नॉर्दर्न राइनोस की बात करें तो क्या है, एक नॉर्दर्न राइनोस जो होते हैं, व्हाइट राइनोस, उनकी एक प्रजाति है नॉर्दर्न राइनोस। तो हाल ही में क्या हुआ था, एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, मुंबई स्थित सीरीज द रिसरेक्शन क्वेस्ट के 16वें कांस कॉर्पोरेट मीडिया एंड टीवी अवार्ड्स में प्रतिष्ठित गोल्ड डॉल्फिन का पुरस्कार जीता। एक सीरीज बनाई गई थी इसके ऊपर, उसने कुछ पुरस्कार जीता है ना। तो ये सीरीज इसके ऊपर थी नॉर्दर्न व्हाइट राइनो के ऊपर। तो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो हमारे न्यूज में कि ये क्या है, ये प्रजाति एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो इसको देखते हैं क्या है। तो ये देखिए, ये सफेद गेंडा जो है ना, उसकी एक उप प्रजाति है व्हाइट राइनो। व्हाइट मतलब सफेद, सफेद की उप प्रजाति, जो कि कभी पूरा जो मध्य अफ्रीका है वहां पे देखी जाती थी, परंतु वर्तमान में तो लगभग ये विलुप्त ही हो चुके हैं। ये अपने विशाल आकार का हुआ करता है, देख लिया हमने, चौड़े मुंह वाला या 2 सिंग के लिए जाना जाता। वर्तमान स्थिति इसकी आयुसीन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बहुत कम मात्रा में बचे हैं। अभी विश्व में केवल 2 व्हाइट राइनोस की केवल 2 मादाएं बची हुई हैं, जिनका नाम है नजीन और फातू। ये नाम थोड़ा ध्यान रखना प्री के लिए, नजीन और फातू क्या है, तो व्हाइट राइनो की 2 प्रजातियां जो कि बची हुई है। और इन्हें फिलहाल कहाँ रखा गया है, केन्या की ओल पेजेंटा कंजर्वेसी जो है वहां पे इन 2 व्हाइट राइनोस को रखा गया है, जो मादाएं बची है। अंतिम नर जो राइनोस था इनमें से, नॉर्दर्न व्हाइट में से, वो 2008 में ही उसकी डेथ हो गई थी, जिससे अब इनके प्राकृतिक रूप से इनके पैदा होने की या प्राकृतिक रूप से प्रजनन की संभावना खत्म हो गई। जो बची हैं दोनों मादाएं बची है, नर कोई इस प्रजाति का बचा नहीं है। तो इनके लिए जो एक संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं कि अत्याधुनिक तकनीकों को सहारा लिया, जिसमें एक आईवीवीएफ के द्वारा संरक्षण भी किया जा रहा है, जिससे फ्रिज किए हुए शुक्राणु और सदन व्हाइट राइनो मादाओं को सरोगेट के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। मतलब अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से ऐसा किया जा रहा है कि ये प्रजाति है इसको फिर से रिवाइव थोड़ा सा किया जाए। तो ध्यान क्या रखना है हमें, नॉर्दर्न व्हाइट राइनो कहाँ का है, अफ्रीका का, बहुत कम बचा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये आईयूसीएन का इनका स्टेटस थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक ये ध्यान रखना है, नजीन और फातू क्या है, जो 2 मादाएं बची हुई है नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस की, वो, और अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा लेके इनका प्रजनन कराया जा रहा है ना। बथुकम्मा उत्सव, अगर मेरे से कोई पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण न्यूज क्या है इसमें, तो बथुकम्मा उत्सव कहाँ किया जाता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, ये सबसे महत्व। तो क्या है देख लेते हैं। हाल ही में तेलंगाना में आयोजित बथुकम्मा उत्सव में 2 नए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए गए। वो काम के नहीं है, काम का क्या है, उत्सव क्या है, तो फूलों का एक तरह से त्योहार है, जो कि कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। और कैसे कब मनाया जाता है, हर साल दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक इसको मनाया जाता है ना। ये जो उत्सव होता है इसके दौरान बथुकम्मा तैयार किया जाता है। तो बथुकम्मा बोला कि बथुकम्मा क्या है, यह औषधि महत्व वाले मौसमी फूलों का उपयोग करके फूलों की सजाने की एक पारंपरिक कला है। मतलब बथुकम्मा उत्सव में क्या होता है, जो फूल हैं उनको सजाया जाता है, और दुर्गा नवमी जो होती है, नवरात्रि जो 9 दिन तक चलती है,
9 दिनों तक ये उत्सव होता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में होता है। बथुकम्मा का अर्थ क्या है? माँ देवी जीवित हो जाए, और यह देवी पार्वती को समर्पित एक तरह से ये उत्सव है। ठीक है, माँ देवी जीवित हो जाए, देवी पार्वती को समर्पित ये उत्सव है। दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज ये है इसी में कि तेलंगाना का राज्य उत्सव, स्टेट फेस्टिवल है तेलंगाना का। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या इसमें ध्यान रखना? तेलंगाना और आंध्रा में 9 दिन का, और तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल है, ये महत्वपूर्ण है हमारा इसमें। ठीक है, अब ये तो अन्य संक्षिप्त सुर्खियां हो गई जिनके बारे में हमने थोड़ा प्रीलिम्स के लिहाज से ज्यादा बात किया। अब जान लेते हैं एक सुर्खियों में रहा स्थल है वो। तो सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा वियतनाम, और इसकी राजधानी है हनोई। ये रहा आपका वियतनाम। ठीक है, तो न्यूज में क्यों है ये? तो टाइफून बुलाई ने वियतनाम में व्यापक तबाही, मतलब एक तूफान आया तो उसने वहां पर व्यापक तबाही मचाई है। तो क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडो चीन प्रायद्वीप पर स्थित है। इसकी सीमाएं अगर बात की जाए तो उत्तर में चीन से लगी हुई है ना, चीन से लगी हुई है। पश्चिम में लाओस और कंबोडिया है, दिखा रहे थे यहाँ पे। उत्तर में चीन, पश्चिम में लाओस और ये कंबोडिया। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। समुद्री सीमाएं बात करें तो पूर्व और दक्षिण में दक्षिण चीन सागर है। इसके दक्षिण चीन सागर को लेके विवाद भी रहा है काफी ज्यादा, आगे वाले उसमें देख लेंगे। दक्षिण चीन सागर पर चाइना पूरा 9 लाइन जो है ना, उसके आधार पर चाइना पूरा अपना कब्जा दिखाता है कि ये मेरा है, परंतु वहाँ पे उसके पड़ोसी देश फिलीपींस, वियतनाम, उनके साथ उसका विवाद चल रहा है। थाईलैंड की खाड़ी है, आगे देख लेते हैं। थाईलैंड की खाड़ी, ये देखिए, साउथ चाइना सी हो गया, गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया, गल्फ ऑफ टोकिन हो गया, ये तीनों इसके जल निकाय है ना। तो ये देखते हैं, दक्षिण पूर्व में दक्षिण चीन सागर, थाईलैंड की खाड़ी और टोकिन की खाड़ी है ना। अगला क्या है, सरकार का प्रकार क्या है, मतलब सरकार किस प्रकार की है। ये भी यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था 2022 या 21 में प्री में। तो समाजवादी गणराज्य, वहां पर समाजवाद से तरीके से सरकार चलती है। एक दलीय प्रणाली है, मतलब एक ही दल है, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम का नियंत्रण है। भारत में जैसे बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल एक तरह से चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो वियतनाम में एक ही दलीय प्रणाली, और ये एज ए स्टेटमेंट प्री में आया हुआ एक बार ना। भौगोलिक विशेषताओं की अगर इसकी बात करें तो क्या है, भौगोलिक विशेषताएं, जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उत्तर में नदियों की बात करें, मेकांग नदी है, मेकांग नदी महत्वपूर्ण नदी है यहाँ की, है ना। दक्षिण में रेड रिवर है, यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है, ये रेड रिवर तो है, परंतु यहाँ का ये मेकोंग रिवर भी होगी, है ना। नहीं, मेकोंग ये रही, मेकोंग और रेड रिवर। उत्तर में इसके मेड रिवर है। कुछ गड़बड़ टाइप का लग रहा है, ये ध्यान रखिए कि ये तो रेड रिवर हो गई इसकी, और ये मेकोंग रिवर होगी। दोनों नदियां हैं इसकी। दोनों नदियां दक्षिण चीन सागर में मिलते समय एक डेल्टा का निर्माण करती है। जब डेल्टा का निर्माण करती है तो क्या होगा, उपजाऊ मैदान होगा वहां पे। अन्नाम कोर्डिलेरा के पहाड़ वियतनाम के पश्चिमी हिस्से में अधिकांश भाग पर फैल चुके हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि अन्नाम कोर्डिलेरा के पठार जो हैं वो इसके पश्चिमी भाग में स्थित है। तो क्या क्या इसके बारे में हम लोगों ने देखा, उत्तर में चाइना है, पश्चिम में लाओस और कंबोडिया, गल्फ ऑफ टॉक्सिन इसके पास है, टोकिन, साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड, मेकोंग डेल्टा, मेकोंग रिवर और रेड रिवर, समाजवादी सरकार। ये हमने वियतनाम के बारे में जाना। तो ये सारा जो डिस्कशन था आज का हमने पूरा कंप्लीट किया। हमारी 6 मेन न्यूज़ कंप्लीट करी, 5-6 हमारी संक्षिप्त सुर्खियाँ थी, और एक हमारा सुर्खियों में रहा स्थल, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया।